किसिंग इन पब्लिक, ऑफ कोर्स देयर आर टू मेनी मिथ्स अराउंड दैट. देन वी एक बहुत वियर्ड सा मैंने लॉ सुना कि अगर आप काइट को फ्लाई करते हो, पतंग उड़ाते हो मतलब, तो भी आपको जेल हो सकती है विदाउट परमिशन इफ यू आर डूइंग दैट. देयर आर सो मेनी लॉज अराउंड जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए बने हुए हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट दीज लॉज. फैक्चुअल एंड लीगली ओपिनियंस जो बनते हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है एग्जैक्टली वो है क्या, उसके अंदर किस चीज़ पे आपको लिबर्टी मिलती है और किस चीज़ से आप जेल में जा सकते हो, वो क्लैरिफाई करो. Okay. See, freedom of speech is enshrined under Article 19(1)(a) of the Constitution of India. It is right to freedom of speech and expression. ठीक है, हर एक व्यक्ति को अपने आप को व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए, जो उसके माइंड में थॉट्स हैं, विचार हैं. अब उसमें ऑब्वियसली देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है, मतलब कॉमन सेंस की बात, ये नहीं आपके पास फ्रीडम स्पीच है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्डिंग पर चढ़ के सबको गालियाँ देने लग जाऊँ. ठीक है, देर हैज़ टू बी सम पब्लिक डिसेंसी, सम मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर. या ये नहीं है कि जो हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं, सपोज रशिया इज़ आर फ्रेंडली नेशन, अब मैं पॉलिटिकल कमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेट अस से इंडिया इज़ फ्रेंड्स विद रशिया. अब मैं कहीं लेट अस से मेरे पास यूट्यूब चैनल है, अब मैं यूट्यूब में सरेआम रशिया को गालियाँ दे रहा हूँ. सो फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑब्वियसली हैज़ टू हैव सम रिस्ट्रिक्शंस. तो इस केस में हु विल बी द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है या नहीं आता है? देखिए, वैसे तो हर एक व्यक्ति के पास इतनी कॉमन सेंस है. हाँ. ठीक है, जो मैं बात बोल रहा हूँ, एनी पर्सन हु इज़ नॉट इनसेन knows that what you should be speaking in public and what you should not be speaking in public. Okay. लेकिन अब अगर किसी को इतनी समझ नहीं है तो जब उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा तो कोर्ट बताएगी उसे. बट कोर्ट क्या बेसिस लेती है डिसाइड करने के लिए कि ये That is what I'm saying. It should be decent. No, like let us say you're sitting in a gathering. आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, भगवान ने आपको जुबान दी है. इसका ये मतलब तो नहीं है कि सपोज आप माँ बहन की गालियाँ दोगे, पब्लिक में बैठे हुए हैं. लेट अस से यू आर अ प्रोफेसर. ठीक है, आपकी क्लास चल रही है, आपको कोई चीज़, मान लीजिए कोई बच्चा कोई शरारत कर रहा है, तो आप उसको किस टाइप की गालियाँ दे सकते हैं? ठीक है, आप उसे थोड़े हार्श वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. यू कैन यूज़ फर्म लैंग्वेज, बट यू कैन नॉट यूज़ अब्यूजिव लैंग्वेज. नो, दैट इज़ नॉट कवर्ड इन फ्रीडम ऑफ स्पीच. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि डिसेंट इज़ द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी. डिसेंट मतलब, लेकिन तो सभ्य भाषा में आप करें. ठीक है, आपको डिसेंट करना है. देयर इज समथिंग नोन एज पार्लियामेंट्री लैंग्वेज. ओके, anything you should use decent words, decent language. and कोई आप ऐसी बात ना बोलें जिससे देश में आतंक मच जाए, मतलब सेडिशन टाइप की सिचुएशन नहीं है. ऑफ कोर्स सेडिशन हैज बीन abolished, so called and reintroduced in the form of section 152 of the BNS. करेक्ट. हाँ, तो ये है, मतलब this is it has to be a balance. No right can be 100% absolute कि 100% फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब जो चाहे बोलते रहो, जो मन में आए, एनीथिंग यू डू. आप भगवानों को भी गालियाँ दे रहे हो, ठीक है, यू आर अब्यूजिंग एनीथिंग. दैट इज़ नॉट the context and the meaning of freedom of speech. But that also does not mean that you cannot speak only, like in China and some other places where you're not allowed to speak. बट यहाँ पे ना थोड़ा सा ये रहता है, जैसे हमारा अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखें 2023 का, इंडिया हैज़ बिन रैंक्ड 161 आउट ऑफ 180, विच मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच में कहीं ना कहीं तो शायद कम लिबर्टी है कंपेयर टू दी अदर वंस. पहली बात तो ना, ये जो इंडेक्स है मैं इसको मानता नहीं. अच्छा. ये जो विदेशों के बनाए हुए इंडेक्स होते हैं, हाउ डू वी नो हाउ ऑथेंटिक दे आर? मे बी इट इज़ टू शोकेस दैट वेस्टर्न कंट्रीज आर ग्रेट. उनके हिसाब से तो हर एक चीज़ वो ग्रेट होती है. अभी कोई बता रहा है कि मखाने सुपर फूड, जो इंडिया में सैकड़ों सालों से चल रहा है, हर मंदिर में मखाने बटते हैं, अब वो सुपर फूड हो गया. ठीक है, हमारे जो ज्वार बाजरा वगैरह जो इतने अच्छे माने जाते थे, अब वो सुपर फूड्स हो रहे हैं. इंडिया में जो चीज़ें हमें सदियों से पता है, हमारे ऋषि मुनियों ने हज़ारों साल पहले से डिस्कवर की हुई हैं. सम वेस्टर्न साइंटिस्ट हैज़ गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर दैट इंटरमिटेंट फास्टिंग. कम ऑन, वी हैव नोन दिस फॉर एजेस इन इंडिया. हाँ, ऑल दीज व्रत्स विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर फॉर दैट साइंटिफिक प्रोसेस. अब वो कॉमन मैन उतने अच्छे से उसे समझेगा नहीं, इसलिए उसको प्रथा बना दी गई कि सो एंड सो दिन में आपको फास्ट करना होता है, महाशिवरात्रि में फास्ट करना होता है. बट वी हैव नोन दीज थिंग्स फॉर एजेस. Okay, so first of all, I do not believe in this, whatever index it may be, whether it is Indian or Western or whatever. Firstly. Secondly, yes, there are certain restrictions in India. I don't deny that. इसको balance करना पड़ेगा आपको. इसका ये मतलब नहीं है कि कभी भी कुछ भी दिखा दें या अश्लीलतापूर्ण बातें चल रही हैं. मुझे नहीं लगता कि हम उतना वेस्टर्नाइज हमें होना चाहिए कि indecent kind of things are being shown on the media. इस पे यही तो प्रॉब्लम है ना. Who will decide कि हमें इतना इंडिसेंट होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से
आजकल की कॉमन भाषा सब जेनजीज के, खासकर जेनजीज के, हमारी भी कॉमन भाषा, अभी हम साइड में दोस्तों के साथ बात कर रहे होंगे ना, हाँ, तो गाली दे के ही बात कर रहे होंगे मैंने एक सुनी दूसरे है वो से। भाषा 20 साल, हाँ, I've been in the तो सब ऐसी food। बात करते हैं हाँ आपस जी, के दोस्तों के साथ ठीक है। खासकर। अब बस क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसी भाषा जो हम नॉर्मल रूटीन में अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, उठने बैठने वालों के साथ ये सब कर सकते हैं, तो क्या हम इसको एज अ रिलेटेबली एंगल कंसिडर करते हुए क्या हम यूट्यूब वीडियो पे नहीं डाल सकते? देखिए आजकल डलने तो लग गई हैं बहुत ज़्यादा, हाँ, अभी ठीक है। समय रैना का इंडियाज गॉट लेटेंट शो हाँ, था। समय वो तो खैर अलग ही कंट्रोवर्सी हो गई थी, विच हाँ, वाज वेरी बट अनफॉर्चुनेट। अगर वो कंट्रोवर्सी ना होती, सिर्फ रणवीर वाला पार्ट हम हटा देते उससे एग्जाम्पल, वुड दैट स्टिल बी कंसिडर्ड अ गुड शो? सी अब गुड और बैड इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। हाँ, इसमें मेरी ओपिनियन ये है, सी इसमें हर एक की ओपिनियन हो सकती है, एग्जैक्टली। ठीक है। मैं ये मानता हूँ, सी इफ यू वांट टू वाइब विद द जेन जी, इफ यू इंक्लूड दिस प्रोफैनिटी, this kind of language, you will obviously get more views. So what is your parameter? Why are you doing this? You want to do it for more views, more popularity, or you want to send out some message? या आपका कोई आपका एम है, गोल है, या सिर्फ एंटरटेनमेंट है। लेकिन अब उसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट होने ये जेनजी या ये जो भाषा पब्लिक यूज़ करती है या जो देश के नौजवान यूज़ करते हैं, वो इसलिए है कि वो आपस में यूज़ करते हैं, लेकिन ये फिर इससे विशेष साइकिल बन जाता है, विशेष साइकिल बन जाएगा या विशेष सर्कल बन जाएगा, क्योंकि वो आपस में वो भाषा यूज़ कर रहे हैं, वही भाषा मीडिया में सुन रहे हैं, वही भाषा फिर उससे वो और रीइंफोर्स हो रही है, तो ये तो गोल चक्कर तो बन ही गया ना पूरा। अगर उसको आपको ये हमें एज अ पब्लिक वी हैव टू थिंक कि व्हाट काइंड ऑफ मॉरल्स डू वी वांट टू ड्रिल इनटू आवर किड्स, ठीक है। अब ये तो इत्तेफाक की बात है इंडिया में, क्योंकि जो जेनजी हैं या जो यूथ हैं, मे बी बिलो 30, वी हैव 50% प्लस पॉपुलेशन विच इज़ बिलो 30। तो अब अगर आपको कोई भी चीज़ मीडिया में डालनी है, आप उसे हिट कराना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली जब तक आप जेनजी को या जो यूथ हैं उनको आप टारगेट नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी हिट, ओके। अगर आप कोई फिल्म बना रहे हैं जिसका आपकी टारगेट ऑडियंस है सीनियर सिटीजन्स, योर फिल्म विल फ्लॉप। Maybe that is one reason why I don't have too many followers till now on social media, because जो मैं content बोल रहा हूँ that is only relevant for maybe 2-3 lakh people in India. Okay, मैं काफ़ी हद तक मैं short service officers के बारे में बोल रहा हूँ, या जो military वाले लोग हैं उनके अधिकारों के बारे में बोल रहा हूँ। General public has no business with it. I went to meet a prominent lawyer, very prominent lawyer, and his uncle happens to be a sitting MP. मैं उन्हें बोला कि आर्मी में ऐसे ऐसे समस्या हैं, तो बोला यार किसको क्या पड़ी है यार, मान लो कोई चेन्नई में बंदा है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि आर्मी वालों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। ऑफ कोर्स दैट इज़ स्टूपिड। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब पूरे देश को रियलाइज़ हुआ कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स क्या काम करती है, ठीक है। बट आई एम सेइंग, अगर आप ऐसी बात नहीं बोलेंगे जो जिससे ज़्यादा लोग वाइब करते हैं, तो आपका वो चीज़ हिट नहीं होगा। लेकिन अब आपको ये देखना पड़ेगा कि एक आपके अंदर एक कॉन्शियस है, ठीक है, आपकी एक अंतरात्मा है, आपको भगवान, ईश्वर, अल्लाह अगर किसी चीज़ में विश्वास करते हो या अपनी कॉमन सेंस में विश्वास करते हो, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि उस टाइप की बातें, जैसे वो उस इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो में वो जिस टाइप की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इट शुड बी स्पोकन इन पब्लिक। देयर आर विमेन, ओके, मतलब लेडीज़ के सामने क्या हम इस टाइप की भाषा यूज़ करना चाहते हैं? मेरे को नहीं ठीक लगता। जिसको ठीक लगता है दे आर फ्री, इट इज़ फाइन। मतलब आई डोंट थिंक दैट दिस शुड बी कवर्ड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं तो खैर इस पे और ऑब्जेक्शन ये बोल सकता हूँ कि फिर जो ऑडियंस में जो वुमेन बैठी हैं, एग्जैक्टली वो हंस रही है, वो क्या नाम है उस लेडी का, मखीजा, अपूर्वा मखीजा, वो बोल रही है कि पता नहीं मैं ऐसी भाषा तूने अपनी माँ के निकलने के बाद से कभी देखा है नहीं। शी इज स्पीकिंग दिस काइंड ऑफ थिंग ऑन नेशनल प्लेटफॉर्म्स, सो आई डोंट, इट इज़ कम्प्लीटली रेप्रिहेंसिबल फ्रॉम इन माई ओपिनियन। और वो जिस टाइप के जोक्स या आप आपस पर्सनली कर लो ये बातें डिस्कस, there are so many friends, no, but just for getting more views, I don't think it is justified. Popularity or views, this cannot justify, doing anything which is a bad thing. मैं second law पे आता हूँ, which I want your opinion on, right to privacy and personal liberty. अब इसके अंदर बहुत लोगों को पहली बात तो ये नहीं पता कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ क्या है, जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। एंड लोगों को ये भी नहीं पता कि गवर्नमेंट नीड्स परमिशन और ए वारंट टू सर्वेल योर पर्सनल कम्युनिकेशंस। लोगों को लगता है ये तो गवर्नमेंट का राइट है। तो इन दोनों के बारे में एक बार क्लियर करो। नो, गवर्नमेंट कैन नॉट जस्ट सर्वेल योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अनलेस दे हैव अ रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। एंड हाउ विल दे नो देयर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन? कोई कंप्लेंट डालेगा, ठीक है, या उनके अपने, वी हैव इंटेलिजेंस एजेंसीज
in the military we have intelligence agencies, we have IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, वी हैव रॉ एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अगर लग रहा है किसी को कि कोई व्यक्ति है जो टेररिस्ट के साथ या पाकिस्तानी के साथ कुछ कर रहा है या डेकॉइटी प्लान कर रहे हैं, डेकॉइटी एक ऐसा ऑफेंस है विच इज़ पनिशेबल इवन एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग इटसेल्फ. अच्छा. हाँ, मतलब बहुत कम ऑफेंसेस होते हैं. इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 3 ऑफेंसेस हैं, 2 ऑफेंसेस हैं. एक तो है वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो मतलब आप उसकी अगर तैयारी भी कर रहे हैं उसी स्टेज, अगर किसी को पता चल जाता है कि आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो पनिशेबल होगा. आप अगर अकेले मर्डर की तैयारी कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अ, जब आप तैयारी कर रहे हैं उस स्टेज पे अगर आप किसी को पता चल जाता है पुलिस को, तो आपके खिलाफ वो कोई एक्शन नहीं ले सकती. अच्छा. डेकॉइटी ये है कि 5 बंदे मिल करके चोरी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हथियार वगैरह जमा कर रहे हैं. सो इट इज़ पनिशेबल एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग इटसेल्फ. अच्छा. तो अगर ऐसी कोई मान लीजिए सरकार के पास सूचना आती है, सो ऑब्वियसली दे कैन एंड दे शुड surveil your electronic devices and they should track your, you know, whatever modes of communication are there. But otherwise they have no right to just carry out surveillance. इस पे पीछे बहुत ज़्यादा चर्चा में आता Pegasus software. There were claims by a lot of government officials that they have been surveilled and tracked by the government of India for some reasons, and their entire communications were tracked by the government of India. Or maybe not government of India directly, but some people in that, you know, acting ruling party government of India, और उनकी पूरी communications track की जा रही थी without the permission. आई एम सॉरी, मैं आपका पूरा वीडियो का फ्लो इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए. इस पूरे वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत खर्चा होता है, बहुत सारी टीम लगती है. तो प्लीज़ एक छोटा सा काम कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, एंड सिर्फ एक कमेंट करके हमारी पूरी टीम को आप मोटिवेट कर सकते हो ताकि हम और अच्छा कंटेंट आप तक लेके आ सकें. आपको ये सब करने में सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारी पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी और मोटिवेटेड फील करेगी. एंड हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम और एफर्ट्स डालें और अच्छा कंटेंट आप तक लेके आएँ. तो ये पूरा वीडियो एंड तक देख लेना, पूरी कंटिन्यू होने वाली है. और थैंक यू. योर्स ट्रूली नितिन बजाज. आई लव यू ऑल. देखिए, बात ये है, सर्वेलेंस बहुत टाइप की होती है. हमें पता है गूगल नोज 100 टाइम्स मोर अबाउट यू देन यू नो अबाउट योरसेल्फ. योर वेयर अबाउट्स आर नोन. अगर आप गूगल मैप्स में वो ऑफ भी रखेंगे तब भी दे हैव योर लोकेशन. ओके, ये बात हमें पता है. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि द फोन इन योर पॉकेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्वेलेंस. राइट. ठीक है, मतलब ये बात हमें पता है. सी वी आर नॉट सो नाइव एज टू क्लेम दैट इफ़ आई हैव टर्न्ड ऑफ माई गूगल लोकेशन, किसी को पता नहीं. भाई पता है, ठीक है, आपके आधार कार्ड वगैरह से. और इसमें बहुत सारी सर्वेलेंस बहुत टाइप से की जा रही है जो कि शायद कुछ हद तक नहीं करनी चाहिए, कुछ हद तक वो अनएथिकल है, लेकिन ये होता है. ठीक है, तो क्या ठीक है, मतलब यू डू थिंग्स. पहली बात तो मत करो है कोई ऐसे काम जिसमें आपको डर लग रहा है कि सर्वेलेंस हो रही है. अब मैं यहाँ बैठा हूँ गुड़गांव में, मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो इट इज़ फाइन. अब अगर किसी को पता है कि इस समय मेजर कवि शेखरवाल गुड़गांव में बैठे हैं, इट इज़ फाइन, आई हैव नो प्रॉब्लम. यू डोंट डू सच थिंग्स अगर आपको पर्सनली वो इशू है. बट आई अंडरस्टैंड दैट प्राइवेसी कैन बी इंपॉर्टेंट. ओके, देयर कैन बी थिंग्स वेयर इवन इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, आई स्टिल डोंट वांट पीपल टू नो दिस. राइट. इफ आई हैव अ गर्लफ्रेंड, इफ आई हैव अ बॉयफ्रेंड, या इफ आई जस्ट वांट टू हैव प्राइवेट टाइम, लाइक सपोज आई एम विराट कोहली. अब अगर विराट कोहली का पता है कि मैं गुफ्तगू कैफे में बैठा हूँ तो भीड़ लग जाएगी बाहर, एंड माई प्राइवेसी इज लॉस्ट. एंड आई हैव राइट टू प्राइवेसी विद, एंड आई हैव राइट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माई वाइफ एंड किड एंड माई, यू नो, माई फैमिली. सो कुछ हद तक ये नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है. और बट मैं मानता हूँ कि काफ़ी कर लिया जाता है सर्विलेंस, गवर्नमेंट कर लेती है सर्विलेंस. ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि अगर विराट कोहली यहाँ बैठा है और उसको राइट टू प्राइवेसी है, एब्सोल्युटली, तो क्या विराट कोहली can put a legal case against someone who has leaked this information that Virat Kohli is sitting here? कर लो केस legally. जो करना है केस कर लो. इंडिया में आप मेरे पे अभी केस डाल दो बाहर जा करके. बट लीगली ये वैलिड होगा? केस दर्ज हो जाएगा, प्रूव नहीं हो पाएगा कुछ. अच्छा, इट्स वेरी डिफिकल्ट. क्यों नहीं प्रूव हो पाएगा? पर देखिए, ये कोई ऑफेंस नहीं है ना. अगर मैं बता रहा हूँ विराट कोहली इस समय गुफ्तगू कैफे में बैठा है, इट इज़ नॉट एन ऑफेंस. मैं भले किसी को भी बताऊँ, इट इज़, मतलब सी व्हाट इज प्राइवेसी. प्राइवेसी, अब मैंने देखा विराट कोहली को वहाँ बैठे हो तो मैंने बता दिया. अब वो मेरी गलती थोड़ी ना कि विराट कोहली इतना पॉपुलर है कि लाखों लोग बाहर भीड़ लगा ली. इट इज़ नॉट. इफ विराट कोहली इज डूइंग सम प्राइवेट एक्ट, ओके, इन अ प्राइवेट रूम, जैसे कि जिसको स्टॉकिंग वगैरह टाइप के जो ऑफेंसेस हैं सेक्शन 354 ABCD ऑफ IPC में, सपोज यू आर यूजिंग वॉशरूम, वहाँ पे आप कैमरा लगा लीजिए. दैट इज अ प्लेस वेयर आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइवेसी, वेयर आई हैव अ राइट
to privacy, that no one should be seeing what I am doing. अब वहाँ पे जाके कोई उसकी फोटो खींच के पब्लिक में डाल देता है. आई थिंक ये भी कुछ ही दिन पहले की बात है. कहाँ पे हुआ ये, आई डोंट रिमेम्बर. देयर वाज अ कपल एंगेज्ड इन सम प्राइवेट एक्ट, वो और उनका होटल में, हाँ, तो वो कुछ बंद करना भूल गए पर्दे वर्दे को, उसके बाहर नीचे खड़े होके भीड़ लगी थी. भीड़ नहीं, 3-4 किलोमीटर की लाइन लग गई, लोग वहाँ उसकी वीडियो वगैरह बना रहे हैं. सो दैट इज राइट, दैट इज वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी. लेकिन उस केस में हु विल बी पनिशेबल? आप अब कैसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे? एग्जैक्टली. तो उसमें आप FIR डाल दो अगेंस्ट अननोन पर्सन्स. बट द पॉइंट इज, डू यू रियली वांट टू डू ऑल दैट? मतलब आई एम श्योर विराट कोहली और दैट कपल, दे हैव मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू इन लाइफ, नो, देन प्रोसिक्यूटिंग दोस पीपल. उनको प्रोसिक्यूट करके मिल क्या जाएगा? पहली बात ये बताओ. विराट कोहली फाइल्स कंप्लेंट अगेंस्ट सो एंड सो पर्सन कि भाई तूने मेरी इन्फॉर्मेशन लीक करी कि मैं यहाँ पे था. उसके खिलाफ आप व्हाट विल ही गेट आउट ऑफ दैट कंप्लेंट? विल ही सी कॉम्पेंसेशन? मान लीजिए कॉम्पेंसेशन, सपोज बहुत आप लकी हो, आपने केस फाइल किया, पहली बात आप हारोगे, आप जीत गए, बहुत लड़ झगड़ करके 5-6 साल में अपना दिमाग खराब किया, आपने वकीलों के चक्कर काटे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, पुलिस के चक्कर काटे, आप केस जीत गए, आपको उससे क्या मिल जाएगा? लेटर से बहुत हद मार करके 2 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन. क्या करेगा भाई 2 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन का वो? बट लीगली ही कैन. नो, ही कैन नॉट अनलेस समथिंग हैज बीन डाइवर्ज्ड इन विच ही हैज अ राइट टू हैव प्राइवेसी. हाँ, अगर आपने, विराट कोहली अपने घर में है, तो आपने डाल दिया कि घर के बाहर कुछ आप ऐसे डाल रहे हो कि जी मैंने कोई दूरबीन ले ली है, या आई हैव सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी विच कैन सी थ्रू हिज वॉल्स और सी थ्रू हिज कर्टन्स, और अभी वो इस समय जिम में यहाँ पे ऐसी एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी डाल दो, देन इट इज ब्रीच ऑफ प्राइवेसी. बट ही इज इन अ पब्लिक प्लेस वेयर ही हैज नो राइट टू प्राइवेसी. गॉट इट. देयर समवन इज public act versus private act. Yes, and you should be having that right in that moment. Okay. अगला है लिव इन रिलेशनशिप्स एंड अडल्ट कपल, यू नो, ये सब के जो राइट्स होते हैं, तो मुझे उसके बारे में बताओ. व्हाट ऑल आर द राइट्स लिव इन रिलेशनशिप में? अगर कोई है तो उसके पास क्या क्या राइट्स हैं? देखिए, अगर लिव इन रिलेशनशिप में आप रह रहे हैं एज हस्बैंड एंड वाइफ, विल दे बी कॉल्ड एज हस्बैंड एंड वाइफ? नो, आई एम सेइंग इफ यू आर लिविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ, और कपल, व्हाटएवर यू टर्मिनोलॉजी हम बोलते हैं. मतलब कि इन द सेंस दैट आपके समाज के सामने बर्ताव ऐसा है कि जैसे कोई फंक्शन हो रहा है, कोई पार्टी हो रही है, वहाँ पे आप ऐसा कपल जा रहे हैं, मतलब समाज में क्लियर है कि भाई हमने शादी नहीं कर रखी है, हम इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन हम इकट्ठे रह रहे हैं, आप हरकतें वैसी ही कर रहे हैं. हरकतें. हाँ. मतलब कि अगर आप मतलब समझ में आ जाता है देख के दो लोगों को कपल है, पार्टनर्स. मतलब ये सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है. अच्छा. दे आर लिविंग टुगेदर अंडर द सेम रूफ. सामान वहीं पे है. दैट इज द परमानेंट होम ऑफ बोथ ऑफ देम. ठीक है. फॉर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 6 महीना, 1 साल, 2 साल से वहीं पे रह रहे हैं, वही उसका मेन घर है, सारा सामान वहीं पे है. तो अगर आप इस तरीके से रह रहे हैं, देन इवन इफ चिल्ड्रन आर बॉर्न ऑफ दैट, देन द चिल्ड्रन विल आल्सो गेट इनहेरिटेंस राइट इन योर प्रॉपर्टी. सेम एज इफ यू वुड हैव बीन अ प्रॉपर हस्बैंड एंड, यू नो, वाइफ लीगली. सेम. आई डोंट नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू claim. Claim का I don't know how that claim will But be passed. is it legal to stay in a live-in relationship? Yes. As a okay. देखिए, एक्चुअली ना बहुत नेसेंट चीज़ है ये इंडिया में, बहुत ज़्यादा अभी तक इट हैज़ नॉट बीन कोडिफाइड इन अ वेरी प्रॉपर मैनर. It is very much legal. See, any two consenting adults can do whatever they want to do. Adultery is already abolished after that. Navtesh Singh Johar judgment in 2018. तो अडल्ट्री जब खत्म हो गई, तो जिनका जो मन करे किसी के साथ कोई रह सकता है. यू कैन लिव इन अडल्ट्री, ऑफ कोर्स. इफ यू आर मैरिड टू, अगला मुझे अडल्ट्री पे पूछना था. इफ यू आर मैरिड टू समवन एल्स, देन दैट अडल्ट्री बिकम्स अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स. या अंडर योर पर्सनल लॉ. बट इट इज नॉट अ क्राइम. इट इज नॉट अ क्राइम एनीमोर. यस. अडल्ट्री मैं बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं पता, वैसे तो पता ही होगा, बट स्टिल इफ यू हैव अ पार्टनर, स्पाउस, और वो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं किसी के साथ, तो अर्लियर इट यूज्ड टू बी अ क्राइम, इट इज नो लॉन्गर अ क्राइम. 497 है IPC में, which if I'm not wrong penalized adultery to a maximum limit of 5 years. And so adultery में एक समस्या ये होती थी कि husband can prosecute wife, the adulterous man. No, wife का कोई क्राइम नहीं है ही नहीं उसका. wife can do whatever she wants to do. She will not even be prosecuted as an abettor. मतलब जिसके साथ उसका अफेयर है उसके ऊपर केस कर दिया. मतलब husband वाइफ के पैरामर या लवर, जो वाइफ का बॉयफ्रेंड है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाला बंदा है, हस्बैंड उसके खिलाफ केस कर सकता है, और उस बंदे को 5 साल तक की जेल हो सकती है. बट शर्त यह है कि उस बंदे को पता होना चाहिए कि ये लेडी विवाहित है, और वो जो उसका हस्बैंड है उसकी कंसेंट के बिना दीज गाइज आर एंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटी. सो ऑब्वियसली दिस यूज्ड टू बी अ वेरी फनी, स्टूपिड, आउटरेजियस
of offense created by the British, who were idiots of the highest order. But अब ये no longer it's a crime. हाँ, it is no longer a crime. So I let me qualify this statement because they used to think that they are very civilized. They used to think that they have brought civilization on India. वो यहाँ पे आए हमारे spices and other things को देखते हुए because they were attracted by our riches. But anyway, so because according to their stupid concept, a woman is the property of her husband. So woman is a object, woman is a chattel. तो भाई you have engaged in sexual intercourse with my wife, so I'm prosecuting you because my wife is my property. लेकिन अगर मान लीजिए वो husband किसी और लेडी के साथ sexual intercourse कर रहा है तो वाइफ उस लेडी को prosecute नहीं कर सकती क्योंकि husband तो वाइफ की property है नहीं. This is the stupid law which that Macaulay has created. That Lord Macaulay, he has created this stupid law in the IPC, and I don't know why we were living with this stupid law for 158 years. Why does law have to be blind? मतलब अंधा कानून होना इतना क्या जरूरी है? Lady law, why does she need to be blind? आप इस पूरा एपिसोड का अगर एक वर्ड मैप बनाऊंगा ना मैं, तो उस वर्ड मैप में एक आएगा ब्रिटिश और उनके साथ लगेगा स्टूपिड. ये तो होना चाहिए, ये तो बिल्कुल होना चाहिए. पता नहीं मतलब हाउ कम these सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है. ये जो दिस मूवी केसरी 2, उसमें दिस जनरल डायर, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, ऑफ कोर्स ही डज नॉट डिजर्व दिस रैंक ऑफ ब्रिगेडियर जनरल. तो उसके बचपन का सीन दिखा रखा है. उसके पिताजी हैं वो हाथ सेक रहे हैं फायर प्लेस पे, एंड वहाँ पे इंडियंस हैं, दे आर सर्विंग दोज बंच ऑफ इडियट्स. एंड he says, you know what God said when he created an Indian? He said, oh, I'm so sorry, I burnt one. Oh. अबे गधों, तुमसे बहुत ज़्यादा हज़ारों साल पुरानी इंडियन सिविलाइजेशन है. तुम हमसे पता नहीं कितने सालों, हज़ारों सदियों बाद तुम हमसे बने हो. एंड यू आर सेइंग दैट तुम पहले गोरी जात थी, उसके बाद वो बर्न होके काले बन गए. What kind of... So anyway, this is out of a patriotic and nationalistic sentiment. They should first of all give a public apology to India for all the loot and plunder which they have carried out in India and all the many other parts of the world, and for all their atrocities and crimes. But they continue to be as shameless as ever. Anyway, वापस इसी पे आता हूँ जो पूछ रहा था मैं आपसे. So एक चीज़ इसमें है जो अभी भी बहुत लोगों को क्लियर नहीं है. आई वॉन्ट यू टू पुट इट आउट लाउड दैट ओनली मैरिड कपल्स कैन रेंट अ होटल रूम. नहीं, सो देर इज़ नो लॉ विच इन माई ओपिनियन विच प्रिवेंट्स एनी अनमैरिड कपल्स फ्रॉम रेंटिंग आउट. काफ़ी लोग होटल्स अभी भी डिनाई करते हैं. हाँ बिल्कुल. सी देखिए, आपको सिरदर्दी नहीं चाहिए ना. होटल वाला मैं आपको बताता हूँ. सी दिस इज अ ह्यूज रैकेट. ओके, देर आर गैंग्स running on this. कोई भी लड़की है, you go to some desk or pub or whatever, you are having a night out or you are partying or anything. अब वो लड़की है, वो ले गई, किसी भी लड़के को पकड़ लिया, लड़कों की स्लिप हो जाते हैं, थोड़ा फिर जाते हैं. इसमें ना बहुत ज़्यादा फेक केसेस होते हैं, फेक कंप्लेंट्स केसेस. डेटिंग ऐप्स भी बहुत चला है काफ़ी. हाँ, तो अब ये है कि वो लड़की उसको ले गई होटल में. दैट टाइम एवरीथिंग इज रोजी. देयर आर टू सिनारियोज. ईदर दे आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एवरीथिंग इज रोजी, so they get physical. अब 1 साल बाद उनकी ब्रेकअप हो गया. Then she will file a complaint कि भाई इसने मेरा रेप किया था on the false promise of marriage. 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल, कोई बात नहीं, उसके बाद भी उसके खिलाफ FIR वगैरह रजिस्टर हो जाएगी and the criminal process will be set into motion. ये एक सिनारियो है. जब तब तक सब अच्छा था, लेकिन बाद में ब्रेकअप हुआ तो उसके बाद उसको वो क्रिमिनल केसेस झेलने पड़ेंगे. व्हेन दैट हैपेंस, सुप्रीम कोर्ट की इसमें भी जजमेंट आया है, या आई थिंक हाई कोर्ट का था, इन विच द कोर्ट इज सेइंग दैट जस्ट बिकॉज थिंग्स हैव टर्न्ड सार नाउ, यू शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटिंग समवन फॉर थिंग्स विच हैड हैपेंड मच अर्लियर व्हेन थिंग्स वर गुड. सो अब अगर मान लीजिए केस चल रहे हैं
तो ऑब्वियसली होटल वालों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उनके रजिस्टर्स खोलेंगे, उनकी सीसीटीवी फुटेज खुलेगी, उनके बदनामी होगी, ठीक है, उनके मैनेजर साहब और वो जो भी गार्ड वार्ड होंगे उन सबको टेस्टिफाई करने जाना पड़ेगा, होटल में जाके किया आए था, थे नहीं आए थे वगैरह वगैरह। तो कौन इन चीज़ों में उलझेगा? पहली बात, नॉट लीगली डिनाई दैट, मतलब अगर मैं जाऊँ नहीं मतलब क्यों नहीं डिनाई? अगर मेरा होटल है, मैं कह रहा हूँ मेरे को नहीं झेलना है तुम्हारी सिरदर्दी, मेरी मर्जी, मैं तुम्हें नहीं लेना चाहता, मेरा प्राइवेट होटल है ना। कोई इट इज़ नॉट अ पब्लिक प्लेस, इट इज़ नॉट अ स्ट्रीट वेयर एनीवन कैन वॉक। Okay. So there is nothing I can do against that hotel in that case. They have the whole right. Of course, it is. If it is my personal private hotel, हाँ. I don't want you as a guest in my hotel. I can deny that. I don't like your face. I don't want you in my hotel. हाँ. My wish. Okay. It is a contract, no? Yeah. आपका ये होटल रूम है, ये 1000 रुपये में है, मैं आई एम ऑफरिंग इट टू यू फॉर 1000 रुपीज, यू टेक इट, द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड बिटवीन यू एंड मी। मैं तुम्हें ऑफर ही नहीं कर रहा यार 1000 रुपये में, मैं तुम्हें 10,000 में भी नहीं ऑफर कर रहा, मेरे को तुम पसंद ही नहीं हो। उस पर मैं ये नहीं बोल सकता कि आपकी वेबसाइट पे या आपके इस पोर्टल पे 1000 में दिख रहा है, वो जनरल ऑफर है, दैट इज नॉट अ स्पेसिफिक ऑफर गिवन टू यू इंडिविजुअली। यू कम हियर, टेररिस्ट आता है, हाँ, मैं कहता हूँ नहीं मेरे को तुम्हें पालना। करेक्ट। दैट वे एनी क्रिमिनल, एनी टेररिस्ट, एनी रेपिस्ट, मर्डरर, वो आएंगे, वो बोलेंगे मेरे को तो इसी होटल में रुकना, मेरी तो मैं तो इसी में रुकूंगा, और तुम मेरे को कैसे डिनाई कर रहे हो? अरे मेरी मर्जी, तुम लुच्चे लफंगे लगते हो शक्ल से, तुम्हें मेरे को पता है कि तुम बाद में मेरे को कोर्ट केस में फंसाओगे। ये हो गया एक सिनारियो। दूसरा सिनारियो ये, जैसी लड़कियां जो मैं पब डिस्क वगैरह की बात कर रहा था, उसमें ये लड़कियों का प्लान है पहले से, इनकी टीम है, इनको पता है अच्छा मेरे को ये लड़का है, इसको लेके जाऊंगी, रात को होटल में रुके या नहीं भी रुके, 1 घंटे 2 घंटे बाद बाहर आ गए, अगले दिन सुबह बाहर आ गए, और अब 1-2 दिन बाद उसके खिलाफ पुलिस केस, ही हैज़ रेप्ड मी, ही हैड प्रॉमिस्ड मी। बहुत हुआ है, हाँ, इसमें बहुत चल रहे हैं दिन रात, ये बहुत ज़्यादा हज़ारों केसेस ऐसे चल रहे हैं। सो दैट इज़ वाई डिलीट कर दिया अभी डेटिंग ऐप इसी चक्कर में। दैट इज़ वाई एनी होटल कैन एंड विल रिफ्यूज यू नो रूम्स ऑन द बेस ऑफ दिस। अगला है राइट टू एजुकेशन, राइट, एंड उसमें 2 चीज़ें हैं जो बहुत हाईलाइटेड थी। एक तो मैंने एक चीज़ पढ़ी, दैट एवरी इंडियन चाइल्ड एज्ड 6 to 14 हैज़ द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो मुझे ना कंपल्सरी वर्ड के ऊपर हाईलाइट मैंने किया है, और मैं उससे समझूंगा आपको कंपल्सरी का इसके अंदर क्या लीगल डेफिनेशन है। एंड द अदर इज दैट इट मीन्स गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट चार्ज फीस, दैट्स वन। एंड द सेकेंड, इवन प्राइवेट स्कूल्स मस्ट रिजर्व 25% सीट्स फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस। तो इसके बारे में मुझे डिटेल में बताओ कि कंपल्सरी वर्ड का क्या मतलब है इसमें। देखिए एक्चुअली ये आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 44th अमेंडमेंट में आया था शायद 1978 में। तो इसका कारण ये था कि ऑब्वियसली देर आर, आई मे बी नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट द अमेंडमेंट विच ईयर इट वाज और विच अमेंडमेंट इट वाज, बट द आइडिया इज दैट इंडिया यूज्ड टू बी अ हेविली इलिटरेट कंट्री। बहुत सारे करोड़ों लोगों को लिखना पढ़ना ही नहीं आता है। तो उसके सरकार ने सोचा कि अगर हम केवल फ्री एजुकेशन के लिए, तो बहुत सारे सरकारी स्कूल्स ऑलरेडी हैं जिसमें बच्चे नहीं जाते हैं, तो कंपलसरी इसलिए किया गया कि जिससे कि हर एक बच्चा या जो भी फैमिली चाहती है तो स्कूल, जो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं तो सरकारी स्कूल वाले उनका एडमिशन लेने से मना ना कर सकें, या पेरेंट्स पे कुछ दबाव बने कि यार हमें अपने बच्चों को वहाँ पे भेजना है, जिससे कि हमारी जनता इलिटरेट ना रह जाए। इसका एक दूसरा पहलू ये है कि क्योंकि मान लीजिए कोई 7 साल 8 साल का बच्चा है, तो उसको जो अनफॉर्चुनेट जो फैमिलीज होती हैं, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, वही सोचते हैं यार मेरी बेटी 8 साल की हो गई तो मैं इसे किसी घर में बाई लगा देती हूँ, घर में 400-500 रुपये 1000 रुपये महीने के एक्स्ट्रा आएंगे, पढ़ा के क्या फ़ायदा है? बेटी को पढ़ाने का तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बेटी की तो शादी होगी, पढ़ लिख के वैसे भी कौन सा लंदन जाना है लड़की को। तो इसलिए हम बेटी को बना देते हैं कि इसी घर में बाई, लड़का होगा तो उसे मजदूर बना देते हैं। तो इसलिए कंपल्सरी एजुकेशन को सरकार ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, जिससे कि सो दैट द किड्स, द यंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया गेट्स एटलीस्ट लिटरेट। तो कंपल्सरी के मतलब में वापस से जो मेरा इन्फ्रेंस था ना, मैं वो बताता हूँ। मेरा इन्फ्रेंस ये था कि अगर बच्चा है 6 to 14 तो कंपल्सरी मतलब है कि उसको जाना ही जाना है स्कूल। इज दैट ट्रू? सी जाना ही जाना है, हाँ, मतलब इट इज़ ट्रू। लेकिन अगर मान लीजिए एज अ पेरेंट आप अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चे को नहीं भेज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? पुलिस थोड़ी आपको पकड़ के लेके जाएगी। मतलब वो इलीगल नहीं है। इलीगल, सी आई मीन एब्सेंस ऑफ एक्टिंग अपॉन दैट राइट, इट इज अ राइट विच इज गिवन टू यू। Absence of acting upon that right does not make it a crime. Got it. Okay.
आई हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन अगर मैं यहाँ पे, आपने मेरे को पॉडकास्ट में बुलाया, मेरे को आपने इनवाइट किया, मेरे पास राइट है, मैं आ सकता हूँ और जो चाहूँ बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं आता हूँ तो ठीक है, मैंने अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं किया, मेरे को इसके लिए पुलिस थोड़ी पकड़ के लेके जाएगी। दूसरा इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज़ 25% सीट्स आर रिजर्व्ड इन प्राइवेट स्कूल्स। ये बहुत लोगों को नहीं पता, जो कि जानना ज़रूरी है सबके लिए, कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में, किसी भी स्टेट में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 25% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस। ये मेरा एजम्पशन करेक्ट है? नो, आई एम नॉट श्योर। मतलब मैं नो नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका अजम्पशन करेक्ट है या रॉन्ग है, मुझे परसेंटेज के बारे में नहीं पता है। अच्छा, ठीक है, बट येस देयर आर सीट्स रिजर्व्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स इन प्राइवेट स्कूल्स आल्सो। दिस इज टू एंश्योर दैट देयर इज सम एक्सेस टू एजुकेशन। क्योंकि इसमें ये भी, क्योंकि हम कॉन्शियस हैं इस बात के लिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन बहुत अच्छी बच्चों को नहीं मिल पाती है। वहाँ पे कई ऐसे टीचर्स होते हैं जो कि आते नहीं हैं, या वहाँ पे पढ़ाई के स्टैंडर्ड्स लो होते हैं। तो किड्स शुड बी हैविंग गुड एंड क्वालिटी एजुकेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, उसके बारे में बताओ, व्हाट इज इट एंड हाउ कैन पीपल अवेल इट? सी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने अपनी आधी ज़िंदगी इसमें बहुत तभी एकदम लाइट अप हो गए थे आप सुनते ही वर्ड। तो मैंने अपने लॉ के फर्स्ट ईयर से एक्चुअली आई मे हैव फाइल्ड एटलीस्ट 100+ RTI एप्लीकेशंस इन माय ओन नेम। कौन कौन सी एप्लीकेशन आपने फाइल की? कुछ अगर एक दो स्टोरीज अगर बताओ उसके बारे में। बिल्कुल, थोड़ा सा हमारे यहाँ फैमिली ट्रेडिशन है, एक्चुअली हमें डर नहीं लगता है। सो माय फादर फॉट अगेंस्ट हिज कंपनी बिकॉज देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ इलीगल थिंग्स, इरेगुलरिटीज, मैल प्रैक्टिसेस। उनको उनकी कंपनी ने इलीगली ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो मेरी जानकारी में ही वॉज द ओनली पर्सन हु टुक ऑन दैट कंपनी सिंगल हैंडेडली। मैं बोला ऐसी की तैसी, आई विल टीच यू अ लेसन। वो सारे लोग उसमें रिश्वत लेते थे। तो रिश्वत की ना चेन होती है, ठीक है, पहले जो क्लर्क होगा वो कुछ लेगा, ठीक है, फिर वो बड़े बाबू को उसमें से फीड होगा, फिर उसमें असिस्टेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर, ऊपर डायरेक्टर वगैरह तक, ऐसा इनका सिस्टम होता है। तो वो चेन के थ्रू पैसा पास होना है। तो हमारे पिताजी के भी वो बीच में, अब वो कहते थे मैं ना लूँगा, मतलब आप लोगों को लेना ले लो, लेकिन मेरे को इस चेन में मत फंसाओ। तो उनको फिर प्रॉब्लम्स होती थी क्योंकि चेन को बाईपास करना इज़ नॉट सो ईजी। सो दे ट्रांसफर्ड हिम। इट वॉज अ स्टिग्मेटिक ट्रांसफ़र। मतलब कहा कि 2 दिन के अंदर इस ऑफिस से आपका दूसरा ऑफिस में ट्रांसफ़र। ही सेड व्हाट नॉनसेंस इज दिस, वी फाइल्ड अ रिट पिटिशन इन दिल्ली हाई कोर्ट। तो उसके लिए आई फाइल्ड मे बी 50-60 RTI एप्लीकेशंस इन माय नेम एक्सपोजिंग ऑल काइंड्स ऑफ इरेगुलरिटीज़, इलीगैलिटीज़। कुछ लोग हैं जो सरकारी महकमे में डेप्यूटेशन में पड़े हुए हैं 8 साल 10 साल से। डेप्यूटेशन का कानून ये होता है कि आप अगर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में गए हुए हो, सरकारी कंपनी में, तो आपको डेप्यूटेशन का एक अलाउंस मिलता है 3,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, मान लीजिए आपकी पोस्टिंग होनी चाहिए गुवाहाटी में, और गुवाहाटी से आप डेप्यूटेशन पे आ रखे हो दिल्ली में। आप दिल्ली में पोस्टिंग पे आए जुगाड़ लगवा करके डेप्यूटेशन में, मतलब क्योंकि आपकी दिल्ली में फैमिली है, बेटर फैसिलिटीज़ हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं 10th 12th में, तो आप जुगाड़ लगा के डेप्यूटेशन पे आ गए दिल्ली में। अब आप एक तो यू आर एन्जॉइंग अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, प्लस आपको 3,000 रुपये पर मंथ एडिशनल डेप्यूटेशन अलाउंस मिल रहा है। अब आपका 3 साल के बाद ये खत्म होना चाहिए एज पर लॉ, एज पर FRSR फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स 1966 का है शायद, सरकारी रूल्स हैं ये। तो 3 साल के अंदर आपका वो खत्म होना चाहिए, और मैक्सिमम बाय एक्सटेंशन इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 5 years, मतलब 2 साल का एक्सटेंशन लेकर टोटल 5 साल। मैक्सिमम 5 years यू हैव टू बी आउट। लोग पड़े हो डेप्यूटेशन पे 8 साल 10 साल से, सरकार को चूना लगा रहे हैं, मजे से 3,000 रुपये पर मंथ वो डेप्यूटेशन अलाउंस लूट रहे हैं। So we said, what nonsense is this? Then we exposed all that scam, and many people were repatriated to their parent department. So that is what I've been doing from my college days. Then I came to the venerable and most respectable Indian Army. I am genuinely saying that armed forces, in my opinion, are the most prestigious and best organizations in India in terms of efficiency and operational effectiveness. No doubts about it. Least amount of corruption, maximum amount of effectiveness. आप जब से देख लीजिए, जितनी आपको हिस्ट्री में देखना है, आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले का भी, जितनी ज़्यादा आर्म्ड फोर्सेस के सक्सेसफुल ऑपरेशंस और परफॉर्मेंस है, उतना किसी का नहीं मिल सकता आपको। और आर्म्ड फोर्सेस अपने जो उनका मेन चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ होता है बॉर्डर्स को डिफेंड करना, उससे आगे हट करके बहुत सारी चीज़ें करती हैं, जो कि विच इज़ नोन एज एड टू सिविल अथॉरिटीज़। व्हेन ऑल दी पुलिस फोर्सेज एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज व्हेन दे फेल, देन गवर्नमेंट कॉल्स दी आर्म्ड फोर्सेस। करेक्ट। बट आर्म्ड फोर्सेस में कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं।
लाइक फॉर इंस्टेंस ये हमारा एनपीएस वाला इशू इन विच आई हैव बीन स्पीकिंग ऑन अ डेली बेसिस. सो ओनली शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी नेवी एयरफोर्स, इनको किसी प्रकार का कोई पेंशनरी बेनिफिट्स नहीं है. देश में 2 करोड़ की जनता है जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, सिविल गवर्नमेंट सर्वेंट्स या मिलिट्री गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मतलब आर्म फोर्सेस वाले, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनमस बॉडीज, पीएसयूज वगैरह, सबको ब्लैंकेट रूल है कि सबको एनपीएस मिलेगा. दैट इज न्यू पेंशन स्कीम. केवल शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स को एक्सक्लूड कर रखा है, जो कि 10-15 हज़ार हैं, इंक्लूडिंग एमएनएस ऑफिसर्स. और मान लीजिए कोई परमानेंट कमीशन ऑफिसर है, उसकी 18 साल की नौकरी हो गई, 17 साल की नौकरी हो गई, उसके बाद किसी कारणवश वो रिज़ाइन कर देते हैं, तो उनको भी एनपीएस मनी नहीं मिलेगा, उनको भी कोई प्रकार की पेंशन नहीं मिलेगी. वेराज इफ यू आर अ सिविलियन एंड यू आर रिजाइनिंग, यू विल गेट 30-35 लाख रुपीज एज इन द फॉर्म ऑफ ईदर न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम और कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड. तो इसको एक्सपोज करने के लिए मैंने आरटीआई लगाई और लगवाई. ठीक है. इससे पहले मैं जैक डिपार्टमेंट में था, लीगल डिपार्टमेंट में. तो इसकी अनोखी कहानी है. भारत में भारतीय सेना में एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है ये, या आर्म और सर्विस है, जिसमें जो भी व्यक्ति आता है लॉ, जैसे मैं लॉ पढ़ के आया हूँ, मैंने 5 साल का एलएलबी कोर्स किया है, इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स, जिसमें मैं अपने मेरिट पे गया. ठीक है. तो अगर मान लीजिए मैंने इंजीनियरिंग करी होती ना, तो मेरी जो सीनियरिटी है, मतलब जो बंदा मेरे साथ स्कूल में था वो इंजीनियरिंग करने चला गया या बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी करने चला गया, तो वो आर्मी में मेरे से 2.5 साल सीनियर बन जाएगा. जस्ट बिकॉज आई एम अ लॉयर आई एम बीइंग पनिश्ड, मियरली बिकॉज आई एम अ लॉयर. इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है, ये बात है. बट इसमें टेक्निकल कुछ डिफरेंस है कि बिकॉज दे हैव डन अ टेक्निकल कोर्स व्हिच इज मोर लॉ इज इक्वली टेक्निकल, बट दैट इज नॉट साइंस इन टेक्नोलॉजी. यस, बट डेफिनेशन ऑफ नो, दैट इज नॉट द रीजन. अच्छा, दैट इज नॉट द रीजन एज पर आर्मी पॉलिसीज ऑल्सो. मैंने इसमें सारी पॉलिसीज जितनी भी अवेलेबल है पढ़ रखी है. दिल्ली हाई कोर्ट में हमने इसके बारे में केस फाइल कर रखा है. इसमें ये रीज़न नहीं है कि वो लोग साइंटिफिक फील्ड में हैं. रीज़न ये है क्योंकि वो 4 साल की पढ़ाई करते हैं. जो बंदे ने बीटेक किया उसने 4 साल की पढ़ाई करी, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए और इंजीनियर्स को ल्योर करने के लिए, सी आर्मी इज जनरली नॉट द फर्स्ट करियर ऑप्शन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, एटलीस्ट दोस हु आर फ्रॉम गुड कॉलेजेस. आप बताइए कौन सा बच्चा आईआईटी का पढ़ के आर्मी में आता है? ऐसे होते हैं कि आईआईटी का एग्जाम निकाल लिया उसने. एक बच्चे की न्यूज़ आई थी कुछ टाइम पहले, उसने आईआईटी भी क्रैक कर लिया और एनडीए भी क्रैक कर लिया. तो आईआईटी में जाने की बजाय उसने एनडीए ज्वाइन कर लिया. कोई स्टूडेंट आईआईटी क्रैक करके आर्मी में नहीं ज्वाइन करता है. या कोई जो प्रीमियर एम से पढ़ा हुआ कोई डॉक्टर कभी आर्मी ज्वाइन नहीं करता. मैंने आज तक एक भी केस नहीं सुना. ठीक है. मे बी अब कोई वंस इन अ ब्लू मून, हज़ारों में से कोई एक मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन कोई ये इसको ज्वाइन नहीं करता. सो गवर्नमेंट वांटेड एंड राइटली सो टू अल्योर गुड पीपल, गुड मेरिटोरियस, कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट engineers, doctors into the army. Especially after the 1962 war with China, our government realized that we need more engineers, we need to build bridges, we need technical experts. तो हमने उन्हें ये, सरकार ने प्रावधान बनाया, ये पॉलिसी बनाई कि हम इनको एंटी डेट सीनियरिटी देंगे 2 साल की, जिससे कि इंजीनियर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द आर्मी. अदरवाइज व्हाट डू यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स? यू वांट टू जॉइन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बट इन रेलवेज, ओके, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, बिकम अ सिविल इंजीनियर. करोड़ों की रिश्वत आप ले सकते हो इनमें. आर्मी में कोई रिश्वत का सिस्टम 99% नहीं है. बहुत कम डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें, जहाँ पे सिविलियंस होते हैं, वहाँ थोड़ा बहुत चलता है MES वगैरह में. लेकिन एटलीस्ट 90% पीपल विल नेवर बी ऑफर्ड 1 rupee if you are working in the army. That is why I'm saying army is the cleanest and the best organization in India. तो इसकी तरफ लोगों का रुझान नहीं होता है. ठीक है. जैसे मेरे साथ एक लड़का था कॉलेज में, वो कहता था मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ. हम पूछते थे क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि जिससे मैं रिश्वत ले सकूँ. लोगों के ये एम्बिशन होते हैं. वो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया से था, तो वो चाहता था इस टाइप की चीज़ें. बट सो वी रियलाइज दैट वी नीड मोर इंजीनियर्स, मोर डॉक्टर्स. नाउ एज लॉयर्स वी आर कंटेस्टिंग केसेस, वी आर डिफेंडिंग केसेस फॉर द आर्मी राइट अप टिल सुप्रीम कोर्ट. ऐसे ऐसे केस हैं, मैंने केसेस हैंडल किए हुए जिसकी कम से कम 2,000 करोड़ 5,000 करोड़ की कीमत होगी भारत सरकार के लिए. अब अगर मैं वो केस डिफेंड कर रहा हूँ, आई एम डूइंग एन इक्वली टेक्निकल ड्यूटी. टेक्निकल की मैंने डेफिनेशन पढ़ी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से. टेक्निकल मीन्स समथिंग विच इज अ स्पेसिफिक रोल, ओके, विच
विच कैनॉट बी डन बाय अ लेमैन. ओके, बल्कि लॉ इज अ मोर टेक्निकल थिंग. आर्मी के स्टैंडर्ड से आर्मी की पॉलिसीज के तहत आपको बता रहा हूँ, लॉ इज मोर टेक्निकल. वाई? बिकॉज जो बंदा इंजीनियर होगा ना, और जो बंदा टेक्निकल एंट्री से आया होगा आर्मी की, वो आर्मी की टेक्निकल एंट्री से आने के बावजूद उसको नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में भेजा जा सकता है. जैसे कि एन इंजीनियर फ्रॉम अ प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज in India can be sent to the infantry. He can be commissioned in the infantry. But a lawyer will be commissioned only in the JAG department. JAG department में कोई नॉन लॉयर नहीं आ सकता, और कोई लॉयर जो कि JAG एंट्री से कमीशन हुआ है वो JAG के अलावा और किसी आर्म सर्विस में जा नहीं सकता. So या तो डेफिनेशन चेंज होनी चाहिए कि साइंटिफिक स्किल्स उसमें लिखो rather than purely saying technical. I am saying केवल वकील होना या केवल LLB डिग्री करना, इज इट अ क्राइम जिसकी आप मेरे को पनिशमेंट दे रहे हो कि मैं जो मेरे से पीछे जो लोग थे मैं उनसे जूनियर हो रहा हूँ? इमेजिन दिस थिंग. यू, अगर ऐसी बात है ना, मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, आप इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दो. लेट द इंडियन आर्मी और लेट द इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट द डिग्री ऑफ LLB इज इन माई ओपिनियन एन इन्फीरियर डिग्री देन द डिग्री ऑफ BTech. आप इसे डिक्लेयर कर दो, then we will be fine. And if you do this degree, you will be treated as being unequal. मतलब जो बंदे ने LLB कर रखी है वो बंदा BA, BCom, BSc वालों से भी पीछे हो रहा है. Nothing against those people. But you are punishing me merely because I have completed my LLB degree. Merely because I have that. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 साल लॉ का कोर्स करने के 3 साल बाद छोड़ देते हैं, तो 3 साल बाद वो CDS का एग्जाम देके आर्मी में भर्ती हो जाते हैं, आर्मी में कमीशन हो जाते हैं. सो दोज पीपल विल ऑल्सो बिकम 2 years सीनियर टू मी. मतलब आप उस बंदे को रिवॉर्ड कर रहे हो जो अपनी डिग्री बीच में छोड़ के भागा, और उस बंदे को पनिश कर रहे हो जिसने डिग्री कंप्लीट कर ली. तो खैर, इसको एक्सपोज करने के लिए मैंने बहुत RTI एप्लीकेशंस लगाई, बहुत डराया लोगों ने. और RTI कोई भी कर सकता है फाइल? कोई भी लगा सकता है, 10 रुपए की कीमत लगती है उसमें. अच्छा, और किसी भी टाइप की RTI फाइल की जा सकती है इफ इट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट? हाँ जी, थोड़ा गुदा होना चाहिए RTI फाइल करने के लिए, थोड़ा हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर टाइम आपको RTI का जवाब मिलता नहीं है प्रॉपरली. अच्छा, बट लॉ मैंडेट तो करता है कि लॉ मैंडेट करता है 30 दिन में आपको करना जवाब मिलना चाहिए. बिल्कुल मिलना चाहिए. 5 दिन के अगर इफ इट इज कंसर्निंग राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, देन 48 घंटे के अंदर जवाब मिलना चाहिए. अगर आपके डिपार्टमेंट के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, देन एज पर सेक्शन 6 clause 3 ऑफ द RTI एक्ट, यू मस्ट ट्रांसफर दैट RTI एप्लीकेशन विद इन 5 days टू द कंसर्न डिपार्टमेंट. ओके, you have to take swift action, but no one easily gives information. RTI एक्ट में easily सरकारी महकमे information नहीं देते हैं, क्योंकि कई information तो ऐसी जो देना चाहते नहीं है. और कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, क्योंकि RTI एक्ट का मिसयूज भी बहुत होने लगा है. जैसे कि कुछ लोग हैं रोज़ RTI लगा देते हैं. अभी अपना आर्मी में भी कुछ ऐसे केसेस मैंने सुने हैं. आपने अपना फाइनेंशियल क्लेम सबमिट किए हुए 2 दिन हुए हैं, कि मान लीजिए आप परमानेंट पोस्टिंग पे आए फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली, तो आपको उसका 1 लाख 1.5 लाख रुपए क्लेम का अमाउंट मिलना चाहिए. आपने अपने डॉक्यूमेंट्स बना के भेजे CDA पुणे में, 2 दिन हुए नहीं वहाँ पहुँचे, RTI लगा दी कि भाई मेरा क्लेम क्यों नहीं पास हुआ. अरे यार, उन्हें काम करने दो. आपका इन चीज़ों पे RTI थोड़ी फाइल की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है. क्लेम पास नहीं हुआ तो क्या हो गया? नहीं, मतलब उसमें प्रोसेस है. नहीं, उसमें ये कि व्हाट इज द एक्शन टेकन ऑन माय डॉक्यूमेंट्स टिल नाउ, कहाँ पे अटके हुए हैं, कैसे का भी हम RTI लगा सकते हैं. हाँ, RTI को बहुत टैक्टफुली लगाना पड़ता है. उसमें वाई टाइप के आप क्वेश्चन पूछोगे, वाई इट हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज RTI एक्ट सेक्शन 2F defines information. Information is defined as anything which is already recorded or stored in either paper form or in electronic means, or which can be reduced into written form or electronic means easily without disproportionate engagement of resources. इसी पे ना एक बहुत अच्छा केस था जो मैं पढ़ रहा था, कि एक रिक्शा वाला एक एरिया में दिल्ली में कहीं पे रहता है, और उसके पूरे एरिया में ना स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, तो और चलती नहीं थी और चलती नहीं थी. तो उसने RTI फाइल की कि स्ट्रीट लाइट को रिपेयर करने का क्या प्रोसेस है. जो आपने बोला ना कि आप वाई नहीं पूछते कि क्यों नहीं चल रही मेरे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट, उसने बोला कि स्ट्रीट लाइट को रिपेयर करने का प्रोसेस क्या है, वो मुझे बता दो. उसकी प्रोसेस की वजह से वो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और उसकी स्ट्रीट लाइट्स रिपेयर हो गई उस पूरे मोहल्ले की. दिस इज हाउ एम्पावरिंग इट इज. इट इज एम्पावरिंग. इसने बहुत स्कैम्स को एक्सपोज किया है, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम को एक्सपोज किया है, और भी बहुत स्कैम्स एक्सपोज हुए इससे. उसमें क्या था, वो कैसे एक्सपोज हुआ RTI के थ्रू?
आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर ऑफ इट. ओके. लेकिन किसी ने वो बॉम्बे में वो सोसाइटी थी सुकना लैंड स्कैम भी आई थिंक उसी से एक्सपोज हुआ था. RTIs लगाई गई थी और ये पाया गया कि जो फ्लैट्स शायद फौजियों के लिए होने थे या शायद वेटरन्स के लिए थे वो उनको ले लिया गया बाय आवर बाबूज एंड ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल दिस पीपल बिकॉज दे वर इन अ प्रीमियर लोकेशन इन मुंबई. देखिए जैसे आप वो रिक्शे वाले ने जिस तरीके से लगाई, एक्चुअली ऐसे ही आपको इनडायरेक्टली आपको उस चीज़ को हिट करना पड़ता है. वो उसने पूछा प्रोसेस क्या है. अब प्रोसेस क्या है, क्योंकि अब उनको जवाब देना था तो बात थोड़ा ऊपर तक पहुंच गई होगी. हो सकता है किसी सीनियर ऑफिसर ने किसी को बम्बू दिया हो, किसी को थोड़ा सा बोला हो कि यार क्या व्हाट इज दिस नॉनसेंस हैपनिंग, हाँ यू ब्लडी गेट वर्किंग. सो इसमें यह है कि लेकिन क्योंकि उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन जब देनी पड़ रही होगी प्रोसेस क्या है, तो हो सकता है उन्होंने वो RTA की कॉपी किसी और डिपार्टमेंट में भेजी हो, फिर वहाँ पे कोई और सीनियर ऑफिसर एक्टिवेट हुआ, उसने सोचा यार ये क्या मजाक है. या हो सकता है किसी के ज्ञान चक्षु तब खुले कि यार ये स्ट्रीट लाइट्स ऑफ है, मुझे तो पता ही नहीं था. तो हो सकता है कि उन्होंने इसी वजह से उनको रिपेयर कर दिया. करेक्ट. बट येस इट इज़ एन एम्पावरिंग टूल, बट इट हैज़ टू अ सर्टेन एक्सटेंट बिकम अ टूथलेस टाइगर ऑल्सो. कई शहर ऐसे हैं वहाँ RTI के इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं ही नहीं. अच्छा. स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इज डिवॉइड ऑफ RTI कमिश्नर्स. इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं नहीं, तो इन्फॉर्मेशन आपको दे कौन देगा. आपने RTI एप्लीकेशन फाइल करी, उसमें नहीं मिली आपको इन्फॉर्मेशन. यू फाइल फर्स्ट अपील, उसमें नहीं मिली. यू फाइल कंप्लेंट, उसमें नहीं मिली. देन यू गो टू दी इंफॉर्मेशन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. अब इसमें पेंडेंसी है महीनों की, सालों की पेंडेंसी. हमारे कई केस चल रहे हैं. मेरा एक केस चल रहा है लखनऊ, 2 केस चल रहे हैं RTI के लखनऊ में, और दिल्ली में 5-6 केस होंगे शायद. तो सालों की पेंडेंसी. आपकी पहली सुनवाई आने में आपने आज RTI लगाई और आपको जवाब प्रॉपर्ली नहीं मिलता है, आप अपील लगाएंगे, फिर कंप्लेंट लगाएंगे, फिर आप इंफॉर्मेशन कमीशन में कंप्लेंट डालेंगे, और आपकी पहली सुनवाई होने तक कम से कम 1 साल लगेगा मिनिमम. एब्सोल्यूट मिनिमम बता रहा हूँ. इसमें 2 साल 3 साल भी हो सकते हैं. और उसमें फिर पता नहीं क्या आपको डिसीजन मिले, फेवरेबल या अनफेवरेबल है क्या. केवल एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्या आप 2-3 साल तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, इसमें एक ये सवाल आता है. तो इसलिए थोड़े जो RTI विसल ब्लोअर टाइप के, जो एक्टिविस्ट टाइप के लोग होते हैं, जिनको जो सर पे कफन बांध के निकलते हैं, या जिनको चुल होती है कि हमें तो करना है यही काम, हमें तो पोक करना है, लाइक आई वॉज डिटर्मिन्ड, आई वॉन्ट दिस इन्फॉर्मेशन फॉर एट वट एवर कॉस्ट, दोज पीपल शुड डू दिस RTI एक्टिविज्म. अगले पे चलता हूँ मैं. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. जी. इसमें ना सबसे पहला पार्ट इंटरेस्टिंग ये था कि पुलिस मस्ट फॉलो सर्टेन प्रोटोकॉल्स व्हेन अरेस्टिंग यू. तो ये कौन से प्रोटोकॉल हैं जो पुलिस को फॉलो करने ही करने एक ये था केस DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1978 या कुछ ऐसे विंटेज का है, थोड़ा पुराना हो गया. तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे आई थिंक 10 गाइडलाइंस ले डाउन किए थे. पहली बात यह है कि पुलिस ऑफिसर जो आपको अरेस्ट करने आ रहा है वो अपना बैज पहनेगा, उसमें नाम डिस्प्ले में होना चाहिए. मोस्टली यूनिफॉर्म फोर्सेज में होता है, तो उसका नाम उसको दिखना चाहिए. कविश अग्रवाल शुड बी डिस्प्लेड इन बोल्ड कैपिटल लेटर्स और वट एवर, सो दैट जिसको मैं अरेस्ट कर रहा हूँ वो देख सके भाई मेरे को अरेस्ट कौन कर रहा है. फिर अरेस्ट किया तो उस अरेस्ट करते टाइम उस बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने घर वालों को, भाई बंधुओं को बता सके फ़ोन वोन करके, ठीक है, अपना वकील से बात कर सके, मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सके. स्पेशली अगर विमेन हैं तो विमेन को रात के बीच में अरेस्ट नहीं करना है, शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 AM तक अरेस्ट नहीं करना है, अनलेस देयर इज अ वुमन ऑफिसर प्रेजेंट. ठीक है, कोई पुलिस वाले ज़्यादती नहीं कर सकते, मार पिटाई नहीं कर सकते. सो दिस काइंड ऑफ सेफगार्ड्स आर देयर. ओके, बट इनमें से फॉलो होते हैं सारे रूल्स? मेजॉरिटी काफ़ी हद तक होते हैं, नहीं भी होते होंगे. देखिए पुलिस वाला आ रहा है, आप उससे भिड़ नहीं सकते. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आर्टिकल 21 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 32 को भी कह रखा है, आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट 21 को भी कह रखा है. 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है, आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. if you have a violation of a fundamental right, you can directly approach the Supreme Court. मैं हंस इसलिए रहा हूँ इसमें क्योंकि इसका ना पता नहीं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसका पता नहीं कहाँ लॉस्ट हो चुका है. सुप्रीम कोर्ट इज जनरली नॉट एंटरटेनिंग केसेस डायरेक्टली. हमने किए हुए हैं जिसमें हमारे एंटरटेन हुए भी हैं और नहीं भी हुए हैं. सो इसलिए मुझे हंसी आ गई क्योंकि हमने इसके बारे में वी आर फाइलिंग अ रिट पिटिशन सेइंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 226 जिसके तहत आप फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, एंड आर्टिकल 32 जिसके तहत आप फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन
सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट सुन ही नहीं रहा है डायरेक्टली तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। जैसे कि हम ये एनपीएस केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए, इस केस में आई एम सेइंग देयर आर 15 to 20,000 कमीशन्ड ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ये ऑफिसर्स आर्मी के जितने भी आर्म्स एंड सर्विसेज होते हैं, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, जैग, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, वेटरनरी डॉक्टर्स, एविएशन कोर, जितने भी आर्मी में आर्म्स एंड सर्विसेज हैं वो उन सब में बिलोंग करते हैं ये ऑफिसर्स। नेवी के जितने भी ब्रांचेज हैं उन सब में ये ऑफिसर्स बिलोंग करते हैं। एयरफोर्स के जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सब में ये ऑफिसर्स, उन सारे आर्म्स एंड सर्विसेज के ये ऑफिसर्स हैं। और ये ऑफिसर्स सर्विंग भी हैं, रिटायर्ड भी हैं। ये ऑफिसर्स दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर इंडिया, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेके वट एवर इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, वहाँ तक हैं। एंड सम ऑफ दीज ऑफिसर्स हु आर रिटायर्ड दे आर अब्रॉड ऑल्सो। इनका फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो सिंस देयर फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी इज बीइंग वायलेटेड, why should I not go to the Supreme Court directly? Article 32 squarely says it. Article 32 is something which guarantees you the right to move the Supreme Court directly in case your fundamental right is being violated. और जो हमारा भारत का संविधान है, in the words of Dr. B.R. Ambedkar, he's a very venerable person. वो कहते हैं the constitution is being drafted with a view to wipe out every tear from every eye of every citizen of this nation. यहाँ पे 15 से 20 हजार कमीशन्ड ऑफिसर्स का ये ग्रीवेंस है कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आप हमें वो स्टेचर नहीं दे रहे हैं जो कि आप भारत के हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट को दे रहे हैं। आई एम फीलिंग चीटेड, आई एम फीलिंग डिसओन्ड, आई एम फीलिंग दैट यू आर डूइंग स्टेप मदरली ट्रीटमेंट अगेंस्ट मी। अब ये सारे ऑफिसर्स मिलकर के एक बार में सुप्रीम कोर्ट में आए, एक बार में केस खत्म हो जाना चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग नो, you go to high court first. So I am saying, what is the relevance of Article 32 then? It is the heart and soul of the Constitution of India. What is the relevance of it? We are filing a writ petition now, PIL, asking, भाई आप please हमें clarify कीजिए, what is the difference between Article 32 and Article 226 if you are anyway not hearing me under Article 32 directly in the Supreme Court? सो अगला मैं पूछूंगा आपसे, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क, जो पॉश एक्ट है हमारा, उसके बारे में बताओ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को क्लैरिटी नहीं है। ये है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, एक केस था उसके थ्रू, यार स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विशाखा, उसमें ये उसके होने के बाद ये गाइडलाइंस आई पॉश एक्ट 2013 का। ये बहुत सही चीज़ है, होना चाहिए। इसके तहत ये है कि कोई भी ऐसी संस्था या जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 से ज़्यादा व्यक्ति हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो उसमें इंटरनल, पब्लिक, गवर्नमेंट, कोई भी हो, हाँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, ओके। तो इसमें अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास, तो आपको एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी रखनी पड़ेगी, जिसमें कम से कम एक वुमन मेंबर होनी ज़रूरी है। और उस कंप्लेंट्स कमेटी में अगर किसी भी महिला को ऐसा लगता है कि उसका सेक्सुअली उसका शोषण हुआ है, या ल्यूड रिमार्क्स पास किए गए हैं, या कुछ भी ऐसी घटना घटित हुई है जिससे वो सेक्सुअली अनकंफर्टेबल फील कर रही है, तो शी कैन फाइल अ कंप्लेंट विद दिस आईसीसी। बट क्या मिसयूज हो रहा है इसका? मिसयूज कभी कभी होता है, दिखता है आपको कहीं पे, सुना हो? नहीं, मिसयूज इसका होता है, लेकिन ये बहुत छोटी चीज़ है मिसयूज करने के लिए। मिसयूज करने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे रेप एलिगेशन, सीधा जाए कोई भी महिला कहते कि किसी ने भी एनीवन, अभी कोई भी लेडी है जो इस समय केरला में बैठी है, वो बोल सकती है कि मिस्टर XYZ जो इस समय गुड़गांव में बैठे हैं, इन्होंने मेरे रेप किया, एंड मिस्टर XYZ हैज़ टू आंसर द कॉल ऑफ पुलिस, ही हैज़ टू अटेंड टू द प्रोसेस ऑफ लॉ। क्योंकि अगर वो पुलिस वाला, यस, आपके पास एलिबाई है, आपके पास, लेट अस से मैं सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो रहा हूँ, मेरा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में नाम लिखा हुआ है कि भाई कविश अग्रवाल तो उस दिन दिल्ली में था, कविश अग्रवाल ने ये बहस करी, लेकिन अगर कोई लड़की आरोप लगा रही है तो उसके लिए प्रोसेस उसका चालू हो जाएगा। बेसलेस नहीं कंसिडर करते? नो, इट इज बेसलेस, बट द प्रोसेस इज लाइक दैट। क्योंकि अरनेश शॉ की जजमेंट के बाद अब कानून ये है कि अगर पुलिस वाला आपकी FIR रजिस्टर नहीं करता है रेप केसेस में, तो वो पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई चलेगी। तो कौन पुलिस वाला वो जो रजिस्टर नहीं करेगा? सही बात है। ठीक है। सो द प्रोसेस इज, मतलब इसको, दिस इज समथिंग
विच शुड बी, अगर मान लीजिए आपके पास क्लियर एविडेंस है कि भाई मैं उस जगह पे था ही नहीं, मैं तो विदेश था, तो ऐसे केसेस में आपके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज ही नहीं होना चाहिए. FIR should not be registered, that complaint should not be registered. Or if you have registered that, when I am showing you clear-cut, cogent evidence by way of email or by way of VC, don't call me to Kerala for showing that proof that I am in Delhi. Do a video conferencing with me or let me send an email and I will show that I was in Delhi on that day and I have not been in Kerala for that last 1 month. I could not have possibly committed that crime even if I wanted to. Then that case should be scrapped there and then. But no, the police will call me there. क्योंकि पुलिस को अपना पैसा लेना है. आपका रिश्वत का पैसा तब लोगे ना जब बंदा वहां पे हाजिर होगा. वकील भी वहां पे जब तक आपको नहीं बुलाएगा, अब मैं किसी केरला के वकील से संपर्क करूंगा, अब जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा वकील साहब पैसा कैसे लेंगे मेरे से. वो ये तो कहेंगे नहीं साहब गूगल पे कर दो. गूगल पे इज अ वेरी न्यू सिस्टम एंड मतलब आजकल हो जाता है, बट द नॉर्मल कॉन्सेप्ट इज दैट व्हेन द पर्सन इज देयर देन ही विल पे यू मनी. सो दे आर वेरी गुड थिंग्स टू सेक्शन 354 फाइल कर दो. ठीक है, ये था एक सरदार जी हैं, सरबजीत सिंह उनका नाम है. आप गूगल में डालेंगे दिल्ली का दरिंदा तो आपको मिलेगी उनकी शक्ल. ठीक है, दिल्ली का दरिंदा. एक लड़की थी, वो कहीं पे दिल्ली में कहीं पे रेड लाइट पे रुके हुए थे, उनकी बाइक चला रहे थे वो सरबजीत सिंह. वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, ही इज गॉन ऑन TEDx एंड वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स. क्या बात कर रहे हैं. हाँ, तो वो लड़की आई, उनकी बाइक की चाबी निकाल के ले गई या कुछ तो ऐसा कुछ. आई रिमेंबर नाउ. अब फिर वहां पे वो उस लड़की ने फोटो खींच लिया, उसको लगा दिया फेसबुक और जो इंस्टाग्राम वगैरह पे, और उसके बाद वो पता लगा फेक केस था. और उसमें दिल्ली आई थिंक अरविंद केजरीवाल वाज द CM एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने एंड पॉलिटिशियंस दे आर सपोर्टिंग दैट वुमन फॉर बीइंग ब्रेव एंड करेजियस एंड एक्सपोजिंग अ दरिंदा एंड लॉकिंग हॉर्न्स विद अ मैन लड़ने के लिए. और बहुत सालों के संघर्ष के बाद पता चल रहा है कि भाई वो पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो बंदा इनोसेंट प्रूव हुआ, जो भी अपना लोएस्ट कोर्ट होती है, उसके बाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जा चुका है. सुप्रीम कोर्ट को पता है कि भाई वो बंदा इनोसेंट है, लेकिन नाउ देयर इज नो प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट लेडी. क्योंकि लड़कियों के खिलाफ कुछ हो नहीं सकता. यू डू मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, यू डू फॉल्स प्रोसिक्यूशन. इसके लिए प्रावधान है सेक्शन 211 ऑफ द IPC, सेक्शन आई थिंक 191 ऑल्सो ऑफ द IPC. दे आर गिविंग फॉल्स एविडेंस, प्रोसिक्यूटिंग फॉल्स एविडेंस एंड ऑल दैट इज देयर. बट मतलब theoretically you can be prosecuted for running a false case against someone, but कुछ होता नहीं है ज़्यादातर. तो महिलाओं के पास बहुत बढ़िया वो धाराएं हैं. तो ये क्या चीज़ है छोटी सी आपने whatever you said that posh में मतलब there are better things to exploit. नहीं, इसी पे ना मैंने एक स्टैट पढ़ा कि अराउंड 8% ऑफ रेप केसेस इन सम इयर्स वर फाउंड टू बी फॉल्स. 498 डाउरी जो केसेस होते हैं 8% वो तो प्रूवन है कि फॉल्स है. बहुत सारे तो बहुत होंगे. मतलब मेरे ख्याल से एटलीस्ट 80% सी अंडर रिपोर्टिंग भी होती है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि औरतों के साथ अन्याय नहीं है, बहुत अत्याचार भी होते हैं, लेकिन जितने रिपोर्ट्स होती होंगी मेरे ख्याल से उसमें ह्यूज मेजॉरिटी ऑफ केसेस वुड बी फॉल्स. अगला मैं पूछूंगा मैटरनिटी एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स. क्या, एंड इसमें 3 अलग अलग पार्ट्स हैं. पहला तो है बेनिफिट एक्ट विच इज़ 26 वीक्स ऑफ पेड मैटरनिटी आपको मिलना चाहिए, जो कि शायद बहुत लोगों को नहीं पता है. एंड दूसरा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछूंगा. थर्ड इज अनमैरिड वुमेन के क्या राइट्स हैं, तो इसके बारे में डिटेल में बताओ थोड़ा. See, this Maternity Benefits Act is of 1961 if I remember correctly. Yes. So इसमें ये इसलिए बनाया गया है सरकार के द्वारा क्योंकि सरकार को see, as an employer, let us say I am running a large private organization. अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं. मैं सैलरी दे रहा हूँ सबको वट एवर काइंड. आई एम रनिंग अ लॉ फर्म. मैं 1 लाख रुपए की सीनियर एसोसिएट को मैं सैलरी दे रहा हूँ 1 लाख रुपए. अब उसमें मान लीजिए कोई महिला है जो कि प्रेग्नेंट हो जाती है, विच इज़ हर राइट एंड विच इज़ द वे हाउ लाइफ वर्क्स. अब मैं उसे टर्मिनेट कर दूँ, ठीक है, मेरे पार्ट पे ये है कि यार मैं उसे वो 6 महीने की छुट्टी लेगी, मेरा तो 6 लाख रुपए का लॉस हो गया. जो भी वो केसेस हैंडल कर रही है वो केसेस मुझे किसी और को देने पड़ेंगे, वो बंदे पे डबल बर्डन पड़ रहा है. तो वो तो सोचेगा यार मतलब मैं 2 बंदों का काम कर रहा हूँ, मेरे को सैलरी उतनी मिल रही है, और वो लेडी दैट इज़ हर प्राइवेट डिसीजन टू बेयर अ चाइल्ड और हर फैमिली डिसीजन और हर हस्बैंड डिसीजन. तो मेरे लिए तो वो कोई एहसान नहीं कर रहा है. सो वाई शुड आई बी डूइंग हर वर्क एंड शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर ऑफिस बट अर्निंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी. तो अब ऐसी अगर स्थिति होगी
तो पीपल विल ऑब्वियसली डिसमिस, फायर दैट वुमन एम्प्लॉय। सरकारी संस्थाओं में भी होता है ये। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि सी देर आर मैनी इंस्टेंसेस इन द आर्मी लाइफ ऑल्सो. So sometimes some people or in government organizations will see women employees as a burden. क्योंकि ये तो प्रेग्नेंट होगी, फिर ये छुट्टी लेके जाएगी, पहले ये मैटरनिटी लीव लेगी, फिर ये 6 महीने की मैटरनिटी लीव लेगी, फिर चाइल्ड केयर लीव लेगी जो कि 2 साल तक की लागू है ज़्यादातर संस्थाओं में. तो भाई हमारे पास तो वो एम्प्लॉयड अच्छा, ये दोनों सेपरेट हैं? Yes. मतलब आई कैन हैव अ मैटरनिटी लीव फॉर अप टू 24 वीक्स. Yes. And I can have a different leave which was Child care leave. Child care leave, which is for how long duration? 2 years. अच्छा. हाँ, And मतलब that's कहीं also पे- paid leave. हाँ, of course it is paid. अच्छा. It is fully paid. कहीं कुछ ऐसी संस्थाएं हैं आई थिंक विच वेयर इट इज आई थिंक हाफ पेड, बट जुडिशरी में इट इज फुली पेड. दिल्ली जुडिशरी में And ये चाइल्ड वाला जो लॉ है, ये जो एक्ट है, चाइल्ड, हाँ, वो भी आपका प्राइवेट में भी एप्लीकेबल है, एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? आई डोंट थिंक सो. ओके, विल पुट दैट चाइल्ड इन द केयर नोट. लीव, हाँ, मुझे नहीं लगता कि 2 साल तक तो कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयर कैसे सस्टेन करेगा, आई डोंट नो. हाँ, बट मैटरनिटी government तो में तो आपको है. देना ही है. मैटरनिटी आपको देना पड़ेगा. हम्म. सी अब अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा इफ इट इज़ अ कम्प्लीटली प्राइवेट सेटअप, then you cannot compel a private employer to just bear expenses for those 6 months. No, we have to balance interests also. मान लीजिए कि कोई जैसे मान लीजिए मेरा ऑफिस है, आई एम एम्प्लॉइंग अ वुमन लॉयर हु इज़, लॉयर्स की तनख्वाहें बहुत कम भी होती हैं, 20,000, 25,000, 30,000 भी हो सकती हैं, उससे भी कम हो सकती हैं, 10,000 रुपये पर मंथ भी हो सकती है. एंड उसमें कोई ऐसा परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं कि मैं आपको 1 साल तक रखूंगा ही रखूंगा. आई कैन डिसमिस हर एनी डे. She can also leave my office any day if she wants. दोनों तरफ से है वो. So if she becomes pregnant, मुझे लगता है यार, मैं मतलब वैसे भी कोई ऐसा, सपोज आई गिव हर 6 months maternity leave fully paid, उसके बाद वो कहती है सर 1 महीने काम करके कहती है सर मैं नहीं कर रही आपके यहाँ काम, तो मेरा तो 6 महीने की तनख्वाह का लॉस हुआ ना, क्योंकि उसकी तरफ से भी कोई गारंटी नहीं है. करेक्ट. सो इट हैज़ टू बी बोथ वेज. जैसे सरकारी नौकरी में कोई छोड़ता नहीं है, तो आइडिया ये होता है इसका कि हम उसे मैटरनिटी लीव अभी दे रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि वो क्योंकि 20, 30, 40 साल हमारे लिए नौकरी करेगी. इसका मैं आपको आर्मी लाइफ से एक एग्जांपल दे सकता हूँ, बिकॉज दिस इज स्क्वायरली फिटिंग इनटू दैट सीन. सो जैसे जो वुमेन ऑफिसर्स होते हैं, शॉर्ट सर्विस वुमेन आर ऑल शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स इनिशियली. एनडीए में अब जाने लगी हैं लड़कियां, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ट्रेडिशनली वुमेन आर शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स. तो जो शॉर्ट सर्विस वुमेन ऑफिसर होती है, वो क्योंकि इनिशियली सिर्फ 10 साल तक नौकरी कर सकती है, सो इफ शी बिकम्स अ मदर, तो उसको जो चाइल्ड केयर लीव लागू है वो सिर्फ 6 महीने की लागू है. Whereas if you're a permanent commission officer or if you get a permanent commission later on, आपको चाइल्ड केयर लीव 1 साल की लागू हो जाएगी टोटल. इसका मैं इसलिए कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ, मतलब वो चाइल्ड केयर लीव जो और संस्थाओं में 2 साल लागू है वो एक अलग मैटर है, अब आर्मी में थोड़ी कम है, लेकिन मैं उसका ये बता रहा हूँ आपको कि क्योंकि वो 10 साल ही सिर्फ नौकरी कर रही है, तो 10 साल में से हम आपको केवल 6 महीने की छुट्टी देंगे चाइल्ड केयर के लिए. 6 महीने आपको मैटरनिटी तो वैसे भी मिल रही है, लेकिन हम आपको वो 1 साल की नहीं देंगे, क्योंकि आप टोटल आप 1 साल की टोटल आप 10 साल की ही तो नौकरी कर रहे हो. लेकिन जो परमानेंट कमीशन वुमेन ऑफिसर है वो क्योंकि 20 साल 25 साल नौकरी कर रही है, इसलिए हम उसे 1 साल देंगे. सो आई एम जस्ट सेइंग दैट because of the duration of your total service, we will give you this maternity leave or child care leave. So that is why in completely private setups where there's no job guarantee, where there's no obligation from the other there's no end obligation also. from the other side also, she can also leave at any point of time. So why should I waste my money, or why should the employer waste his money? That is Makes the sense. concept. अगला है कि आई वांट टू आस्क यू प्रोटेक्शन ऑफ मेन फ्रॉम फॉल्स केसेस. आपने इसमें हाईलाइट भी किया कुछ कि यार बहुत लोग, मतलब हम ईमेल भी भेज देते हैं बट उस पर भी कुछ वो होता नहीं है अपना, राइट? द वन दैट यू आर रेफरिंग टू. Correct. बट इज देयर एनीथिंग, अगर किसी ने फॉल्स केस लगा भी दिया, राइट, और इसमें एक रूलिंग ये भी थी कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते, FIR हो भी गया तो, विदाउट प्रूविंग. इज दैट ट्रू? No. सो यू कैन अरेस्ट एनीबडी? वेरी मच. कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस सीधा अरेस्ट करने आएगी आपको, ऑब्वियसली. देखिए ये जो पुलिस आपको अरेस्ट करने आएगी, ये जो बातें होती हैं ना, ये जो राइट्स हैं सो कॉल्ड, इसमें भी अरनेश कुमार जजमेंट 2014 है दैट डायरेक्टेड दैट पुलिस शुड नॉट ऑटोमेटिकली अरेस्ट द हस्बैंड और इन लॉज इन केस ऑफ अ डाउरी केस. डाउरी केस है ना, मैं कह रहा हूँ डाउरी हैरेसमेंट इज अ मच लोअर लेवल ऑफ ऑफेंस दैन अ रेप केस. टाइप. देखिए रेप केस में अगर एलिगेशन होगा, मोस्ट लाइकली अनलेस यू हैव अ
comprehensive solid legal strategy through a very good lawyer and you are dealing smartly and you are taking action quickly. अगर आप डिले कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप मतलब अपने आप से तुक्के लगा रहे हैं, या आपका वकील ऐसा है जिसको ज़्यादा नहीं पता है, तो आपका मोस्ट लाइकली अरेस्ट होगा. और ये आप सारे दिखाते रहो, DK बासु, अर्नेशा वगैरह, पुलिस कुछ नहीं सुनेगी, 2 झापड़ लगाएगी और आपको लेके जाएंगे और वहाँ पे अलग से कुटाई करेंगे पहले. उसके बाद देखेंगे क्या करना है, FIR का क्या करना है और क्या अलग कार्रवाई होगी. उसके बाद बोलेंगे अब बात कर ले, तेरे को अपने वकील से बात करनी है, या जिसको बताना है बता दे और अपनी फोटो भेज ले कि मैंने तेरे को ठोका है. बट राइट टू लिबर्टी यहाँ पे खराब हो रहा है. सी राइट टू लिबर्टी इज देयर, ऑल दिस याद हो गए मुझे सारे राइट्स. See, this is how police will work. Okay, you cannot lock horns with the police. Let us be real. Okay, आप अगर पुलिस वाले आपके घर में आ रहे हैं, रेड कर रहे हैं, सर्च एंड सीजर कर रहे हैं, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते. Unless you are a very powerful, influential guy, then they will not come only to your place. अगर आप एक नॉर्मल मीडियोकर टाइप के बंदे हैं, वो आपके घर में आएंगे भी, आपके साथ बदतमीजी भी करेंगे. Women police officers will come and they will misbehave with the women in the home also, and they will take you away. और आप जो करना है कर लो. ज़्यादा करोगे वो हीरोइन का पैकेट डालेंगे जेब में, बोलेंगे लो ये और मिला है, अब झेल लो NDPS के केसेस और नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस. Then you go to PMLA court and defend yourself there also. Predicate offenses that misbehaving and obstructing a government servant in the performance of his official duty. What section? I think section some 200 something of the IPC. So you are obstructing. I have a report against you. You have done so and so something wrong. I have come in the execution of my official duty. I have come to arrest you. But someone from your family is obstructing my performance of public duties. तो भाई तुमने मेरे को विरोध किया, तो मैं उसके लिए तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ. प्लस तुम्हारी जेब से हीरोइन मिला है मुझे. जेब से आप किसी कबर्ड में जाके घुसा दिया, वहाँ से चलो ये सफ़ेद पाउडर क्या है ये. It is, you cannot, पुलिस से you cannot fight. Okay, and it is not smart to fight. So वो थी जो हमारा एक जो उड़ीसा भुवनेश्वर की एक बहुत दर्दनाक कहानी है. एक वो ब्रिगेडियर साहब की बेटी थी, शायद कर्नल ब्रिगेडियर साहब की बेटी थी, who was fiance of another captain of the army. तो वो कुछ लड़के उनसे they were in a drunken state, then they had some quarrel with people on the street. 4-5 लड़के, तो उन्होंने कहा कि हम पुलिस में जाएंगे, हम पुलिस की सपोर्ट लेंगे. यार रात को 3-4 बजे आप ड्रंकन हालत में आप पुलिस के पास जा रहे हो. Of course what they were right, you know, in that thing, and I have all the sympathy for them. But आप एक जवान लड़की को लेकर के भाई पुलिस स्टेशन जा रहे हो. पुलिस स्टेशन में don't imagine that a police station is a very safe place, please. We should be mature enough to know. मतलब you should not be doing this kind of funny things. दिन में चले जाओ यार. उसी समय no you will get police protection. No, you will not get. Police will do this kind of things. It is as unfortunate as it is. At least जा रहे हो, कम से कम कुछ mature लोगों को लेकर जाओ. That brigadier साहब should have accompanied, and some mature, senior, elder, influential person could have accompanied those guys. You don't do this kind of fancy things. Don't entangle with the police unnecessarily. अगला मेरे को आपसे पूछना है, there is a specific law for maintenance for parents and senior citizens, right? तो इसमें पहला पार्ट ये आता है, there is a legal duty to maintain your parents. Correct. उस पे पूछूंगा. and the second part is even your step parents you are supposed to be maintained. ऐसा भी है. Okay. and the third part is that you can evict abusive children from your property. Okay. तो तीनों के मुझे बताओ इसमें क्या क्या है. देखिए, तो पेरेंट्स को मेंटेन करने का इट इज़ इन दिस लॉ विच यू जस्ट मेंशन्ड, एंड ऑल्सो इन सेक्शन 125 ऑफ द CRPC. आई थिंक उसमें क्लॉज 3 या 4 कुछ होगा शायद. तो वो इसलिए है क्योंकि मतलब अगर आपके पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, 60 साल के, मतलब सीनियर सिटीजन 60 साल के बाबा हैं, सी द बेसिक फंडामेंटल अंडरलाइंग प्रिंसिपल बिहाइंड द लॉ ऑफ मेंटेनेंस इज़ टू प्रिवेंट अ स्टेट ऑफ डेस्टिट्यूशन. हमें किसी को भिखारी नहीं बनाना अननेसेसरीली. अगर घर में सक्षम व्यक्ति है, यू आर अ मैन और अ वुमन, आप कमा रहे हैं, तो क्यों नहीं आप अपने पिताजी को या माताजी को थोड़ा पैसा दे सकते हैं, केवल इस लिए कि वो अपना गुजारा कर पाएँ. कोई फैंसी चीज़ों के लिए नहीं, लंदन पेरिस घुमाने के लिए नहीं, केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए. क्यों नहीं आप अपने पेरेंट्स को पैसा दे सकते हैं? उन्होंने आपको बड़ा किया है, पालन पोषण किया है. सो यू आर लीगली बाउंड टू मेंटेन देम.
ये लॉ काफ़ी हद तक मेंटेनेंस का मिसयूज़ किया जाता है लेडीज़ के द्वारा। इस समय हालत ये है कि अगर लेडी कोई कंप्लेंट डालती है, मेंटेनेंस अलाउंस का क्लेम डालती है, तो कोर्ट कहेगी कि एज अ हस्बैंड इट इज़ योर मॉरल एंड लीगल ऑब्लिगेशन टू मेंटेन योर वाइफ एंड योर किड्स। भले ही वो खुद भूखा मर रहा है बंदा, उसके पास खुद 4 रुपये नहीं है अपना खाना खाने के लिए, ही डजंट हैव एनी मनी टू फीड हिमसेल्फ, बट स्टिल द कोर्ट विल से नो आई डोंट केयर, यू जस्ट गेट वट एवर मनी यू कैन एंड यू गिव दिस मच मनी टू दी वाइफ। और ये सेम सिचुएशन इज आल्सो एप्लीकेबल व्हेन यू हैव पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स के में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, इतना ज़्यादा वो नहीं है। देखिए पेरेंट्स वाले केसेस होते ही बहुत कम है। पहली बात तो पेरेंट्स सोचते हैं कि यार अपने बच्चों पे हम क्या केस डालें। सेकेंडली मतलब बहुत रेयर सिचुएशन है कि पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं है कि बच्चों के पास बहुत सारा कुछ पैसा है और पेरेंट्स के पास कुछ भी नहीं है, उनके पास अपना गुजारा चलाने के लिए भी नहीं है। इट इज़ वेरी रेयर। बट सरप्राइजिंग और वियर्ड बात ये थी कि अगर आपके स्टेप पेरेंट्स हैं तो वो भी आपसे क्लेम कर सकते हैं। देखिए स्टेप पेरेंट्स जो है ना, लीगली दे आर एज गुड एज योर पेरेंट्स। बट क्या स्पाउस के पेरेंट्स भी कैन क्लेम? मतलब इन लॉज नहीं, तो वो अपने मतलब अगर मैं अपनी डॉटर को कर सकते हैं, डॉटर से क्लेम करेंगे ना, वो दामाद से क्लेम करना आई डोंट थिंक सो। दामाद की प्रॉपर्टी पे दे कैन नॉट, मतलब वो फिर ऐसा है कि वो नॉट प्रॉपर्टी बट मे बी मेंटेनेंस। आई डोंट थिंक सो। ओके, आई एम नॉट श्योर। एंड एक बहुत अच्छा जो मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा दैट वी अब्यूज़ तो नहीं बोलूँगा, अब्यूज़ तो बहुत स्ट्रांग और नेगेटिव वर्ड हो गया, बट हम लोग शुरू से बचपन से ही अपने माँ बाप के घरों में रहे हैं, उन्होंने ही हमें पाला पोसा है, बड़ा किया, राइट? और उसके बाद इतने वीडियोस आपने देखे होंगे, रील्स आती हैं वायरल। मैं ज़्यादा नहीं देख पाता हूँ, मैं अपना काम, मतलब हमारा तो कंटेंट देखना काम है, तो रोज़ दिखती हैं। हाँ जी। कि कहीं पे इंस्टाग्राम पे कोई रील आ गई कि ये बाइक पे लाया अपनी मॉम को एंड उसने सड़क पे उनको छोड़ के चला गया। इस केस में देयर इज ऑल्सो अ लॉ दैट प्रिवेंट्स कि आपका अगर वो घर है तो लीगली यू कैन ऑल्सो इवेक्ट योर चिल्ड्रन इफ दे आर अब्यूसिव। हाँ ऑब्वियसली। हाँ मतलब अभी उल्टा होता है इनफैक्ट। नहीं देखिए, अगर मेरा घर है तो मैं जिसको जाऊँ निकालूं, इवन इफ दे आर योर सन एंड डॉटर। हाँ लेकिन मतलब अगर सन एंड डॉटर माइनर्स हैं तो फिर वो आपसे मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हैं। इवन अगर वो माइनर्स हैं तो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं? यस। अच्छा, मैं 18 से नीचे हूँ तो मैं मेंटेनेंस मांग सकता हूँ लीगली? ऑब्वियसली, मतलब आपका लीगल गार्डियन जो पेरेंट्स हैं तो आपको डिसोन कर रखा है। हाँ। तो जो आपका लीगल गार्डियन है या जो कोई ज्ञानी वकील मिलेगा वो आपको बताएगा, फिर वो आपके लिए केस फाइल करेगा। आपने ना PS5 खरीदने के लिए बहुत बच्चों को आइडिया दे दिया। नहीं सी, ये ना बहुत थियरेटिकल बातें हैं, ये केसेस कॉमनली इतने होते ग्राउंड नहीं होते, स्टैंड नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं होते हैं। और मतलब आप केस लीगली कर सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली, मतलब बच्चा है तो वो क्लेम तो हाउ विल ही सर्वाइव? बट नॉट अबव 18 ऑफ कोर्स। अबव 18 इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अनमैरिड डॉटर है, शी कैन। अच्छा, कि मुझे महीने का इतना खर्चा चाहिए। हाँ, मिलेगा नहीं मिले दैट इज अ सेपरेट मैटर। अगला मुझे ना LGBTQ राइट्स के बारे में थोड़ा सा बताओ। लाइक देयर आर स्टिल कन्फ्यूजन्स अराउंड कि उनके क्या क्या राइट्स हैं और किस किस तरीके से वो अपने आप को, मतलब कितने फ्रीडम के साथ वो जी सकते हैं इस कंट्री में। उसके बारे में प्लीज बताओ। आई विल नॉट क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट ऑन दिस सब्जेक्ट। LGBTQIA++ जो हैं इनके any two consenting adults can do whatever kind of activity including sexual activity they want to do. There is no restriction on that. They can live together. शादी इनकी रिकॉग्नाइज नहीं है इस समय। अच्छा, बट अभी बहुत सारी रील्स मैं अगेन कंटेंट देखता हूँ तो मुझे पता है, कल परसों भी मैंने एक रील देखी जिसमें there were 2 guys and they were celebrating their marriage. See, it is not recognized. अगर मान लीजिए आप कर भी लें 2 बंदे शादी, हाँ रिकॉग्नाइज, उसे मैं ये कह रहा हूँ, उसे कानून का रिकॉग्निशन नहीं है। अच्छा, बट मैं करूँ, अगर मैं नहीं कर रहा गाइस, आई एम स्ट्रेट, अगर कोई करता है, हाँ, ठीक है, तो उसको क्या पुलिस अरेस्ट करेगी उस केस में? ऐसा कुछ है? और इट्स नॉट जस्ट रिकॉग्नाइज्ड, दैट्स इट? नो, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। उसको मतलब कि आप अपने आप को लीगली मैरिड दिखाना आपको मुश्किल है। You cannot show yourself as being legally married because as a man you cannot be married to a man in India. Maybe you should look for some foreign countries. Yeah. अब मेरी तरफ ऐसे देख के क्यों बोल रहे हो बात? No, this is for the audience, you know, who are those who are nothing against whatever maybe the sexual orientation. किसी ने मुझे ये बताया था
कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन फ्लूइड भी होती है एक्चुअली. समटाइम्स इट कीप्स चेंजिंग. At 15 you find you're straight, and at 25 you think that no, I'm not straight, I'm bi, and whatever, depending on circumstances and depending on how deprived you are or whatever. So it is not recognized. Marriage in India is for sure not recognized. but it is not illegal. I don't think any police will come to arrest you. Police have a lot of other important things to do in life. नहीं वो बात अलग है, बट लीगली स्टैंडिंग क्या है कि आप Legally it is not recognized for sure. मैरिज नहीं, बट यू कैन बी अ गे कपल इन इंडिया. ऐसे घूम लो, मतलब अगर कानून का उसे recognition नहीं है, हाँ. आप एक घर में तो वैसे भी रह ही सकते हो. तो the only thing is whether it is legally recognized or not. Otherwise you stay together, you do whatever you want to do together, you go to parties, discos together, enjoy life together, but it will not give you that legal recognition. इसके बारे में बताओ, राइट टू रिफंड एंड रिटर्न. बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि हमने पोर्टल से जाके कुछ ऑनलाइन खरीदा एंड फिर वहाँ पे आके हम रिटर्न नहीं करेंगे. यू नो ऑल ऑफ दीज कंप्लेंट्स अराउंड कंज्यूमर ग्रीवेंसेस. उसके बारे में बताओ कि आज के कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट है और क्या क्या वो कर सकते हैं. कोपरा, व्हाट इज कोपरा? Consumer Protection Act. Okay. 1978 I think 1986. मेरी मदर ने इसके बारे में काफ़ी बुक्स लिखी हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत सिंपल है कि पहले होता था एक केविएट एम्प्टोर, एक ही लैटिन टर्म होता है जिसका मतलब होता है कि बायर बिवेयर. बायर बिवेयर मतलब आप जो भी चीज़ खरीदने वाले हो तो उसके आप उसको जांच पड़ताल कर लो. अब अगर वो ख़राब है तो भाई हम दुकानदार, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपने ख़रीदा आप जिम्मेदार हो, बेकार है तो अब झेलो. लेकिन तो इसमें क्या होता है कि as a nation or the government, we realize that, see, the seller is in a more powerful position, is in a more dominating position in the sense that he's a more richer guy, more influential, more resourceful. तो वो बायर को डोमिनेट कर लेता है. मान लीजिए मैंने एसी खरीदा, अब मैं तो ना तो इलेक्ट्रिशियन हूँ, ना मैं टेक्नीशियन हूँ, ना मेरे को एसी की कोई एक्सपर्टीज़ है. अब वो एसी अगर ख़राब निकल रहा है, अब वो कहेगा कि बायर बिवेयर तूने भाई पहले क्यों नहीं जांच पड़ताल करी एसी की. अरे मैं क्या करूं, मुझे पता ही नहीं है एसी को, मैं चेक क्या करूं. ठीक है. तो अभी ये है कि अगर वो एसी आपका ख़राब निकल रहा है, अब इसको कानून को उल्टा कर दिया गया है. इट इज़ प्राइमरीली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर टू एंश्योर दैट द गुड्स एंड सर्विसेज आर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, ओके, एंड मैल फंक्शनिंग. सो इफ दे आर डिफेक्टिव or if the services are not up to whatever they should be, then I can drag the seller to the court, consumer forum, district level, state level, national level. पे consumer forums होते हैं. So we can simply drag them and you can fight your own case also. Actually, though ideally it is much better that you have a lawyer and you get it represented properly, but yes, you can do it on your own. So if any kind of deficiency is there in services, but yes, something which is on the face of it visible, जैसे कि मान लीजिए कोई एक चीज़ है जो आप एक साड़ी खरीद रहे हैं, साड़ी को आप कम से कम खोल के एक बार देख लो कहीं से फटी तो नहीं है बीच में से. अब समथिंग विच इज़ एज ऑब्वियस एज दैट, उसमें कस्टमर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल. अच्छा, उसमें सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. गॉट इट. इसी में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, कर्नाटका में एक वुमेन ने जोमेटो से ऑर्डर किए मोमोज, और वो मोमोज कुछ तो हुआ कि वो पहुँचे नहीं या आए तो ख़राब आए. ठीक है, पूरा डिटेल केस नहीं है, बट आई गॉट द जिस्ट ऑफ इट. So the court awarded her 60,000 rupees, 50,000 mental agony के and 10,000 litigation expense. और फाइनली जोमेटो ने 133 रुपीज़ जो उसके बिल ऑर्डर था वो भी वापस किया. सो पीपल हैव डन इवन दीज काइंड ऑफ केसेस. देखिए मोमोज के लिए तो बिल्कुल बनता है. इफ द मोमोज और वट एवर आइटम इज नॉट बीइंग डिलीवर्ड, ऑफ कोर्स कंज्यूमर कंप्लेंट बनती है. सी इट इज, मतलब मोमोज क्या है कि वी शुड नॉट ट्रिवियलाइज दैट इशू. It can have serious ramifications. Let us say मेरे कोई गेस्ट आए हुए हैं, मेरे कोई क्लाइंट आए हुए हैं, और मैंने उनको पूछा कि भाई आप क्या लोगे, मैं बोला मोमोज मंगा दो, और वो मैं मोमोज जोमेटो की वजह से या किसी भी कंपनी की वजह से वो डिले हो जाता है. तो अब वो मेरे गेस्ट दे आर नॉट हैप्पी विद मी एंड देन दे डोंट गिव मी अ केस जिसमें मुझे 10 लाख रुपए फ़ीस मिलने वाली थी. तो मेरी उस फीस का नुकसान हुआ, और वो जो गेस्ट थी मैडम वो मोमोज नहीं खा पाई, तो उनका एम्प्टी स्टमक, हाँ, मूड ख़राब हुआ. एम्प्टी स्टमक की वजह से गैस बन गई. देन शी हैज़ अ हेडेक, देन शी हैज़ अ मीटिंग नेक्स्ट डे. आई मीन दिस इज ऑल प्रैक्टिकल लाइफ. ओके, वी कैन लाफ अबाउट इट, बट येस, एम्प्टी स्टमक क्रिएट्स गैस इशूज एंड एसिडिटी एंड यू नो वट एवर एल्स. जैसे आज एक हमारे ऑफिस में पार्टी थी, हमने पिज़्ज़ा मंगवाया सबके लिए, ठीक है, ऑलमोस्ट 20 पीपल के लिए. तो अब अगर वो मान लीजिए नहीं आता है वो पिज़्ज़ा उस टाइम से,
तो एज अ लॉयर माई रेपुटेशन विल सफ़र सम काइंड ऑफ अ सेटबैक, लेट अस से. सो अब मैं जितना बड़ा वकील हूँ, सो लेट अस से फॉर माई standard, for my reputation, the company can foresee that yes, if this is not delivered on time or properly, then the reputation of this guy will suffer a loss of so whatever, reasonable amount, and that can and should be claimed. लेकिन बहुत ज़्यादा रिमोट चीज़ों का उसका मुआवजा ना बनता और ना बनना चाहिए, बल्कि ये तो बहुत बढ़िया कंज्यूमर फोरम है, इसलिए इसमें कॉम्पेंसेशन मिलता भी है. और जो ये सिविल लॉस टाइप होते हैं इसमें कुछ नहीं, कोई देयर इज नो कॉम्पेंसेशन ऑफ दिस काइंड गिवन. ओके, अगले पे चलते हैं प्लीज़. द नेक्स्ट इज बैंकिंग राइट्स. ठीक है, बहुत सारे लोगों को एक तो ये होता है कि यार एटीएम में पैसे नहीं आए, डिडक्ट नहीं हुए, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे. उसके ऊपर भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि अगर बैंक्स, आप एटीएम पे गए और आपका पैसा डिडक्ट हुआ बट फाइनली विड्रॉ नहीं हुआ, मतलब हाथ में आपके पैसा नहीं आया बट बैंक में शो हो रहा है कि आपका पैसा डिडक्ट हो गया स्क्रीन पे, तो बैंक 5 दिन के अंदर अंदर पहले तो वो ट्रांजैक्शन रिवर्स करेगा. अगर 5 दिन तक नहीं होता तो अगले सब दिनों का पर डे का 100 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा लाइबिलिटी बनती है बैंक की, जो बैंक देगा आपको. ओके, दैट इज़ वन. द अदर इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई हर्ड विच हैपन्स टू माई मदर ऑल्सो एंड लॉट ऑफ पीपल सफ़र थ्रू दिस, कि जो फ्रॉड ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं ऑनलाइन, एकदम से कहीं से भी कुछ हैक करके किसी ने आपके बैंक से पैसा निकाल लिया. तो आई हैव रेड दिस, मैं आपका ओपिनियन भी पूछूंगा उस पर, कि अगर कोई अनऑथराइजेशन ट्रांजैक्शन आपकी हुई है अकाउंट में और आप उसको 3 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट कर देते हो तो यू हैव जीरो लायबिलिटी, द बैंक हैज़ टू पे यू दैट. मेरे ख्याल से मिलेगा नहीं आपको पैसा. हाँ, देखिए टेक्निकली क्या है, कानून एक बात होती है, प्रैक्टिकल एक और काफ़ी हद तक अलग चीज़ होती है. मुझे नहीं लगता कि आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा. इसमें कुछ एक मैंने देखा था एक बार इंस्टाग्राम में, कोई एक व्यक्ति हैं, आई थिंक ही इज सम पुलिस ऑफिशियल. ओके, वो कहते हैं कि अगर मुझे आप 1-2 घंटे के अंदर बता दो तो मैं आपका पैसा निकलवा सकता हूँ. 3 दिन में पैसा कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा, हो सकता है स्विस बैंक में पहुँच जाए तब तक. ठीक है, अगर मान लीजिए, बट लीगली बाइंडिंग तो बैंक का है अगर रूल है तो. अगर है भी, देखिए मुझे नहीं पता. ओके, आई एम नॉट क्लेमिंग टू बी एन एक्सपर्ट ऑन दिस मैटर. अगर है भी तो मतलब आप क्या चाहते हैं. सपोज आपने, देखिए पहली बात तो कहीं पे भी जाएं, वो मोमोज की दुकान पे जाएं या गोलगप्पे वाले पे जाएं, वहाँ पे स्कैन मत मार दो 10-20 रुपए के लिए. यू कीप दैट मच कैश, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो बंदा कौन है और वो किस खाते में वो पैसा जा रहा है, कौन सा टेररिस्ट के खाते में जा रहा है या जेन्युइन भी हो सकता है. ठीक है, तो आप जो शाम को गोलगप्पे खाते हो, कैश, अच्छा, 10-10 के सिक्के. हाँ, ठीक है, आई मीन थोड़ा सा इसमें कष्ट होता है बिकॉज आजकल कैश नहीं होता है किसी के पास, बट लिटिल बिट ऑफ एफर्ट कैन बी मेड. नहीं तो डू सम जुगाड़ यार, रोज खाते हैं उसको बोलो कि यार 5 दिन बाद दे दूंगा 100 रुपये एक बार में, एडवांस दे के रखो. हाँ, बट एनीवे हर जगह पर जाके स्कैन नहीं मारना चाहिए. लेकिन अब मान लीजिए कि सपोज आपने वो स्कैन मार दिया और आपका 50,000 रुपये आपके अकाउंट से गायब हो गया और बैंक की लायबिलिटी बनती है. अगर आप जैसा कह रहे हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ. अब बैंक आपको 3 दिन का, बैंक खुद से तो देगा नहीं, कोई भी अपने आप से तो देता नहीं है कोई चीज़. यू हैव टू फाइट फॉर इट. फाइट मीन्स यू हैव टू गो टू कोर्ट. कोर्ट से आप वो ले लेंगे 50,000 रुपये. 50,000 रुपये रिकवर कराने के लिए आपको कम से कम 2 लाख रुपए तो वकीलों पे खर्च करने पड़ेंगे वो रिकवरी कराने के लिए. और वो 3 साल तक केस चलेगा आपका. डू यू वांट दैट? यू डोंट वांट दैट. इट इज़, येस, यू मे हैव अ लीगल एंटाइटलमेंट अगेंस्ट द बैंक, बट उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है अगर आपको उसके लिए 3-4 साल 5 साल लड़ना पड़े, वकीलों के चक्कर काटने पड़े, पुलिस के चक्कर काटने पड़े. बेटर टू हैव प्रिकॉशन. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. इसमें एक और चीज़ भी है, ये बहुत होता है लोगों के साथ, क्रेडिट कार्ड के बिल के लिए या बैंक लोन के लिए रिकवरी एजेंट्स आते हैं, गाली देते हैं. उस पर कुछ है कि दे कैन नॉट डू दैट? ऑफ कोर्स दे कैन नॉट डू दैट, बट दे स्टिल डू इट. सो कैन आई डिनाई? गाली आके आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली दैट इज नॉट होती भी थर्ड पार्टी एजेंसीज हैं. हाँ, ऑब्वियसली वो अपने बाउंसर को लगाते हैं, गुंडों क्रिमिनल्स को. सो कैन आई डिनाई? मतलब अगर कोई मेरे पास ऐसे आता है कि यार तेरा ड्यू बाकी है, हाँ, तो मैं उनको बोल सकता हूँ यू हैव नो लीगल राइट? आप बोल दो, आपको मारेंगे. बट मतलब वही तो उसी टाइप के तो लोग आते हैं ना. हाँ, तो उनको डर नहीं है बस, बट लीगली दे आर नॉट अलाउड टू डू दैट. देखिए लीगली बहुत चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं. ओके, पीपल स्टिल डू इट, एंड एग्जैक्टली बाय द law, exactly by the book, nothing can sustain. Okay, any business cannot run if you follow all laws. Any government organization cannot run if that organization follows all laws. Ministry of Law itself cannot survive if it follows all laws. You have to do so many things which are
not authorized by any law, right? और ग्रे एरिया, there are gray areas, there are various kinds of things. उनको जानबूझ कर कराया जाता है. there are some funds kept, there are organizations, उनको हम पैसा देते हैं, they give us inputs about terrorists. It is not there in black and white in any law. But अब मान लीजिए अगर ये बाउंसर्स का या इन गुंडों का अगर वो रिकवरी का सिस्टम बैंक बंद कर देती है, तो कैसे वो अपने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह करेंगे? कोई देगा ही नहीं उनकी वो वापस. वी लेट अस गेट प्रैक्टिकल इन लाइफ. पहली बात तो भाई मत डिफ़ॉल्ट करो. आपने अगर वो क्रेडिट कार्ड का जो भी आपका ड्यूज़ है वो पे करिए. अगर आपको लगता है कि आप ओवर स्पेंड करते हैं, मत लो यार क्रेडिट कार्ड, बिकॉज सम पीपल आर, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ये भी कि ओवर स्पेंडिंग का, आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया, ठीक है. एंड इफ़ यू हैव ड्यूज, यू प्लीज़ पे देम. बट येस, इफ दोज पीपल आर कमिंग एट योर डोर, इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम द लॉ, दे विल गिव यू 2 punches इन योर फेस एंड दे विल से भाड़ में जाओ, अपना लॉ को देखेंगे तुम्हारे लॉ का क्या होगा. ठीक है, यू गो टू द पुलिस स्टेशन. सी द आइडिया इज, ये नहीं सोचना चाहिए कानून मेरे हक में है, कानून मेरी तरफ है, मैंने कुछ गलत नहीं किया. बिकॉज येस द लॉ मे बी इन योर फेवर, बट स्टिल यू विल सफ़र. वी नो द केस ऑफ अतुल सुभाष. आपने रील्स वगैरह देखते हैं, उसका देखा होगा. ही हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, स्टिल ही हैड सम 9 cases अगेंस्ट हिम इन दैट जौनपुर एरिया एंड सम केसेस इन हाई कोर्ट. आप अगर सही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चलेगी. आपके खिलाफ बहुत कार्रवाई चलेगी. And then you will have to engage lawyers, you will have to go to police station, you will have to beg before 10 people. Then ultimately you may be compelled to bribe people, like that Atul Subhash was bribing that Madhav fellow in the court. Then you yourself will be breaking the law. आप ये मत समझ के चलो कि मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, तो मैं तो सही हूँ, तो मैं इनको कानून पढ़ाऊंगा. अरे डोंट टीच देम द लॉ व्हेन दे आर एट योर डोर स्टेप एंड दे आर इन अ पावरफुल पोजिशन. ठीक है, अगले पे चलते हैं, विच इज़ एसेंशियली द लास्ट वन. ठीक है, ट्रैफिक रूल्स और फाइन्स को लेके बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है. ठीक है, उस पर मुझे समझना है. गाड़ी जब भी ऐसे होता है ना कि किसी ने, पुलिस वाले ने रोका और वो गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं फटाफट से इमीडिएटली, डू दे हैव अ राइट टू डू दैट? नो. देखिए, अगर कोई बहुत संगीन अपराध आप कर रहे हैं और अगर उस पुलिस वाले के पास या उस ऑफिशियल के पास कोई जरिया नहीं बचता है, ही इज़ ट्राइंग टू स्टॉप यू, पीसफुली कामली बोल रहा है कि भाई रुक जाओ, आपने ये अपराध किया है या जो भी है, हमें आपसे बात करनी है, और वी हैव टू इन्वेस्टिगेट यू, वी हैव टू सर्च फॉर योर कार, हमारे पास वारंट है या हमें डाउट है आप ड्रग्स लेके जा रहे हैं, हथियार लेके जा रहे हैं. वो आपको पीसफुली बोलने की कोशिश कर रहा है, आप नहीं सुन रहे, तो ही इज़ विद इन हिज राइट्स टू टेक आउट द कीज ऑफ योर कार इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर क्राइम फ्रॉम हैपनिंग. बट ऐसे सिर्फ नॉर्मल ट्रैफिक, नॉर्मली, हाँ, उसमें नॉर्मल ट्रैफिक वायलेशन में, या मतलब नॉर्मल ट्रैफिक वायलेशन क्या, ओवर स्पीडिंग वगैरह, ठीक है, अगर उसे ये नहीं लगता है कि आप और कोई आगे जाके बहुत बड़ा क्राइम करने जा रहे हो, तो ही हैज़ नो बिजनेस टू टेक आउट योर कीज. अगर वो किसी और तरीके से रोक सकता है, ही कैन नॉट इंटरफेयर विद योर कार कीज. और लोगों को ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि पुलिस वाले ने डॉक्यूमेंट मांगे और वो फिजिकल डॉक्यूमेंट दिखा नहीं पाए, एंड देन दे फाइन यू फॉर दैट. क्या हम डिजिटल डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं आज की डेट में? डिजी लॉकर वाला जो ऐप होता है, और ये कि एम परिवहन जो है, हाँ, एम परिवहन, सो यू कैन यूज दीज एंड दे कैन नॉट क्लेम के उनको फिजिकल डॉक्यूमेंट चाहिए. नहीं, अब करते हैं पुलिस वाले, बट तो देखिए, बेटर है, मेरे व्यू ये है, पुलिस वालों से उलझना नहीं चाहिए अननेसेसरली. आप आइडियली वो डिजी लॉकर और एम परिवहन में रख लो, लेकिन बेटर है कि एक और कॉपी लेके साथ में चलें. फिर भी अगर नहीं है, देन ट्राई टू एक्सप्लेन टू द पुलिस गाइज इन वेरी पोलाइट लैंग्वेज दैट दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. हाउ दिस इज एक्सेप्टेबल? कैरी अ कॉपी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट जहाँ पे लिखा है कि डिजी लॉकर, आई थिंक कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी इसमें 2018 में या कुछ ऐसे है, तो उसमें ये दिखाइए कि देखो यहाँ पे लिख रहा है और आप प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो मैं, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम आपको, वी विल ट्राई टू गिव यू अ फिजिकल हार्ड कॉपी. लेकिन इसमें थोड़ा से दो तरफा तलवार है. अगर आप पुलिस वालों से काउ डाउन हो जाएंगे, देन दे कैन माउंट ऑन यू. वो आप पे और दबाव बनाने की कोशिश करेंगे एंड दे विल ट्राई टू एक्सटॉर्ट सम मनी. बट येस, इट इज़ वैलिड. इसमें ना ये बहुत कार की, इसके ऊपर वापस मैं पूछता हूँ, क्योंकि कुछ कंटेंट और कुछ रील्स मैंने ऐसे देखी हैं, बाइकर्स जैसे होते हैं ना, तो उनकी फैंसी बाइक्स होती हैं बहुत ज़्यादा, एंड उस बाइक्स में नॉर्मल बाइक के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा साउंड आती है. बट बाइक तो ऑफिशियली रजिस्टर्ड है ना वो इंडिया में, और सेल हुई है, और उसमें साइलेंसर में भी कुछ चेंज नहीं किया है. फिर भी हमने देखा है बहुत जगह पे पुलिस वाले उन बाइक्स को रोकते हैं और कोशिश करते हैं चालान काटने की. ठीक है, तो उस केस में तो मेरे हिसाब से नहीं बनता चालान काटना. बनता है. कैसे? वो एक्सेसरीज तो लाइसेंस नहीं है ना.
बट अगर बन के साथ में कंपनी के थ्रू नहीं आती, ये लोग अलग से लगवाते हैं। बट अगर कुछ चीज़ प्रूव कर सकेंगे कंपनी के थ्रू आई है तो हाँ तो ठीक है। अच्छा, अगर कंपनी के लगाने के बाद उसका उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हुआ है देन इट इज़ फाइन। लेकिन मैं जानता हूँ ये बाइक्स की मार्केट्स होती हैं, उसमें बहुत फैंसी लाइट्स होती हैं, आंखों में चुभने वाली लाइट्स होती हैं, सामने से जो आ रहा होगा वो दैट व्हीकल विल बी ब्लाइंडेड बाय दोस वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लैशी लाइट्स। यू कैन नॉट हैव देम इन योर बाइक। लेकिन आपने वो लगा रखी हैं, बहुत ज़्यादा साउंड शोर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे हैं, आई एम श्योर दे आर नॉट ऑथराइज्ड, और आप उनको लगा के घूम रहे हैं, डेफिनेटली इट शुड बी डन बाय पुलिस गाइज, एंड इन फैक्ट द की शुड बी टेकन आउट of the bike and they should be told कि bloody remove these stupid illegal things। चालान बिल्कुल कटना चाहिए इस चीज़ में। ड्रंक ड्राइविंग का लिमिट है कुछ? हालांकि ड्रंक ड्राइविंग तो प्लीज करनी ही नहीं चाहिए, हाँ ऑफ कोर्स, कोई भी ना करे। obviously it should not be done, it is an offense। Is there any safe limit? I think 30 mg per liter कुछ ऐसे, 30 roughly per 30 per 100 ml of the blood। हाँ ठीक है, so whatever it is, so I think till one peg it is not detectable, but obviously you should not be doing that। What is the limit कि भाई लोगों को होता है यार मैं 2 पैग ही तो पिए? नहीं, so I will say from my side not even a drop should be there in your bloodstream in the last many hours if you're driving, because आपको यार अगर अपनी जान से खिलवाड़ करना है, कहीं किसी और चीज़ में जाके कर लो, पहाड़ी वाड़ी पे जाके चलाओ। केसेस देखे हैं लोग गाड़ियों पे फास्ट ड्राइविंग अपने आप जाके कहीं ऐसे करो जहाँ खुद ही मरोगे अकेले, औरों की जान की वो रिस्क मतलब, क्योंकि 2 पैग हो सकता है तुम्हारे लिए बहुत कम हो, लेकिन किसी बंदे को एक घूंट में ही बहुत नशा चढ़ सकता है, तो वो स्टैंडर्ड बनाना बहुत मुश्किल है, इट इज़ सब्जेक्टिव हो सकता है। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई कानून बन जाता है कि जैसे 30 mg पर लीटर है या 30 mg पर किलोग्राम वट एवर इट इज़, तो अब हो सकता है कि किसी को, कोई जो हार्ड ड्रिंकर है उसे 60 mg से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन किसी को 5 mg पर लीटर से ही बहुत ज़्यादा उसको नशा हो रहा है, एंड दैट पर्सन इज़ नॉट इन हिज सेंसेस, हिज और हर सेंसेस, तो वो ड्राइव नहीं कर पाया ठीक से, और वो बंदा अपनी जान को दाव पे लगा रहा है, वो ठीक है, कोई बात नहीं, मरने का शौक है, पागलपंती करने का करो, लेकिन आप किसी और की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। तो मेरे हिसाब से एक बूंद भी आपके शरीर में नहीं होना चाहिए इफ़ यू आर ड्राइविंग, अनलेस यू आर ड्राइविंग इन योर होम। गॉट इट। मेरे पास ना कुछ छोटे छोटे ऐसे वियर्ड से एब्सर्ड से लॉज हैं जिस पे मेरे को आपका क्विक रिएक्शन चाहिए, ठीक है? मुझे बस ये बताना है कि आपने उसके बारे में सुना है और आपको लगता है कि ये सेंसिबल, ये जो चीज़ है वो लॉ है या नहीं है, ठीक है? वो बताना मुझे। अगर आपने सुना है तो बता सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। सो पहला ये था कि यू मस्ट कैरी योर आधार कार्ड एवरीवेयर। नो, नॉट ऐसा कुछ नहीं है। यू नीड नॉट कैरी योर आधार कार्ड, बट टू मेक लाइफ इजी यू शुड। ओके, प्रैक्टिकल। सी आई जस्ट वांटेड, इफ ए रेस्टोरेंट डजंट गिव यू अ बिल, योर मील इज फ्री। नो, वो उसका मतलब ये होता है कि यू शुड इंसिस्ट ऑन अ बिल, जिससे कि वो काला धन ना हो सके, उसमें वो GST वगैरह टैक्स वैक्स दें, जिससे सरकार को पैसा मिले। Men cannot be victims of rape or sexual harassment legally. फॉल्स। अभी तो इसमें आ भी गया, BNS में इट इज थोड़ा बहुत जेंडर न्यूट्रलाइज किया है, तो रेप कैन बी डन अगेंस्ट मैन ऑल्सो, और वैसे ही पॉक्सो में तो एनीवे मैन अबव 18 years of age वो मैन हैं। एज पर IPC any male of any age, even 1 year child is a man, 1-year-old boy। Okay. You will become the owner of a place if you occupy that place for 12 years. ये होता है अगर मान लीजिए प्राइवेट प्रॉपर्टी है, 12 साल तक आप वहाँ पे रह रहे हैं और कोई 15 साल बाद आके आपको वहाँ पे एविक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसमें यह है कि पीसफुल, अनडिस्टर्ब्ड, अनऑब्जेक्टेड पोजेशन आपका होना चाहिए कंटिन्यूसली फॉर अ पीरियड ऑफ 12 years। अगर उसने आके आपको चैलेंज नहीं किया है तो आप वो प्लेस आपकी हो जाएगी। यस। और सरकार के लिए लेकिन होता है 30 साल। अगर सरकारी लैंड है, वहाँ पे मैं 30 साल तक बैठा हूँ, सारी सरकार सो रही है, और 35 साल बाद सरकार वाले मेरे को एविट करने आते हैं, तो मैं कहूँगा सॉरी, नाउ इट इज़ माइन। इफ़ यू फाइंड मनी ऑन द रोड, इट्स योर्स। यस, मतलब इसमें कोई समस्या नहीं है। सी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल टेल यू, अगर मान लीजिए उस मनी को कोई क्लेम नहीं कर रहा है, 10 रुपए का नोट है, कोई अगर उस मनी को क्लेम नहीं कर रहा है, अपनी जेब में रख के चले जाइए, इट इज़ नॉट थेफ्ट। So it is not considered as a theft in that case. It is not theft. Okay. Police charge sheet means guilty. Not at all. Charge sheet is just a charge sheet. मतलब अभी आप guilty हैं,
या नॉट गिल्टी हैं, इसी के लिए तो, इसी का तहकीकात होने के लिए ही तो आपके खिलाफ वो चार्जशीट फाइल की गई है। ओके, ये बहुत एब्सर्ड चीज़ मैंने सुनी कि अगर आप पतंग उड़ा रहे हो बिना पुलिस के परमिशन के तो आपको जेल हो सकती है। देखिए, हो सकता है कोई कानून हो, ऐसे बहुत वियर्ड कानून होते हैं, लेकिन इसके लिए मेरे ख्याल से आज तक किसी को नहीं हुई होगी, अनलेस समथिंग पॉलिटिकली मोटिवेटेड इज देयर और अनलेस सम पर्सनल एनिमिटी इज देयर, नॉर्मल व्यक्ति को नहीं होगी जेल। एक और बहुत वियर्ड चीज़ मैंने सुनी, अगर आप किसी और के पॉट से पानी पीते हो तो दैट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। यस, दैट्स अ थेफ्ट अंडर सेक्शन 378 ऑफ द आईपीसी, क्योंकि यू आर स्टीलिंग, यू आर मूविंग समथिंग आउट ऑफ समवन एल्सेस पोजेशन विदाउट दैट पर्सनस अथॉरिटी। So punishable under section 378, defined under section 378, punishable under 379 of the IPC. BNS की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास फेक करेंसी में 10 रुपये से ऊपर, 10 से नीचे है तो ठीक है, 10 से ऊपर अगर करेंसी है तो यू आर बेसिकली कमिटिंग अ क्राइम। करेक्ट। नो वन कैन ड्राइव विदाउट शर्ट, एक ऐसा भी मैंने लॉ सुना है। हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब थोड़ी सेंसिटिव, नॉट वो नहीं, शर्ट वो मत सोचो कि बिना शर्टलेस हूँ, मतलब टी शर्ट में अगर हूँ तो वो लॉ, वो क्राइम है। नो, ऐसा कुछ स्टेट्स में ऐसा, आई डोंट थिंक सो। इम्प्लीमेंटेबल नहीं होगा, अगर बना भी हुआ है उसके लिए, मतलब प्रैक्टिकली उसमें नो वन विल अरेस्ट यू और एनीथिंग। मतलब क्या टी शर्ट में ड्राइव नहीं कर सकते? हाँ, आई डोंट थिंक सो। अगर है भी, कई कानून ऐसे होते हैं जो बने हुए रहते हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लेता होगा। आई डोंट थिंक सो। और एक बहुत वियर्ड चीज कि प्रोस्टिट्यूशन तो लीगल है, बट अगर आप प्रोस्टिट्यूट्स के मैनेजर हो तो वो इलीगल है। करेक्ट। ये किस तरीके का काम है? ये है भाई अब कानून, अब इंडिया में जहाँ पे इतने लोग भूखमरी से मर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, पैसा नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, सड़क पे भीख मांग रहे हैं, तो वहाँ पे वो महिला क्या करेगी? अभी मजबूरन शी सेल्स हर बॉडी, शी सेल्स हर सोल। बहुत, मेरे को नहीं लगता कि पता नहीं कौन सेंसिबल लेडीज़ होंगी जो ये, इंडिया में तो मेरे ख्याल से कोई इच्छा से नहीं करना चाहते होंगे, विदेशों में कुछ होती हैं लेडीज़ जो अपनी इच्छा से करती हैं, फॉर कॉलेज गर्ल्स स्पेशली इन दी वेस्टर्न कंट्रीज, फॉर मनी, फॉर एक्स्ट्रा कैश दे डू इट, बट इंडिया में आई डोंट थिंक एनीवन विल वांट टू डू इट। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ नॉट क्रिमिनलाइज्ड, क्योंकि अगर आप, इफ़ यू आर डूइंग प्रोस्टिट्यूशन, क्योंकि वो अपने पेट भरने के लिए कर रहे हो, बट बिकमिंग अ मैनेजर, बिकमिंग अ पिम्प, मतलब यू आर प्रमोटिंग एंड यूर एक्सप्लॉइटिंग गर्ल्स। अब उनको एड्स हो जाता है, सेक्सुअल डिजीज़ हो जाते हैं, फिर उनको कितने तरीके की बीमारियां हैं, पुलिस केसेस अलग से चल रहे हैं, सो मैनी कॉम्प्लिकेशंस आर देयर, एंड यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ यू नो सम मिजरी ऑफ समवन। एक अगला ये है कि अगर आपके पास पैरेट है और वो किसी और को गाली देते तो आपको जेल हो सकती है। होनी चाहिए। यस क्योंकि अगर वो आपका पर्सनल प्राइवेट पेट है, हाँ, बट उस पर कंट्रोल कैसे कर सकते तो फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना यार, फिर मत पालो, उसे उड़ा दो। मतलब आपकी, सी एनिमल्स आर योर प्रॉपर्टी, ठीक है, ह्यूमन बीइंग इज नॉट योर प्रॉपर्टी। हमारा स्लेव सिस्टम नहीं है। एनी वुमन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड, एनी चाइल्ड इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज और हर फादर, बट एनिमल्स आर प्रॉपर्टी। एनिमल्स मतलब उसकी मॉनेटरी टाइप की वैल्यू आप कह सकते हैं। ऑफ कोर्स वी हैव सेंटिमेंट्स अटैच। अगर आपका पैरट इतना बदतमीज है, पहली बात तो आपने उसे सिखाई होगी गाली देना, बिकॉज पैरट्स लर्न पैरटिंग, तो आप ही ने सिखाया होगा, या हो सकता है किसी और ने सिखा रखा है और आपको उसकी वो भाषा इतनी पसंद है, वो गालियाँ, तो आपने उससे खरीद लिया। या जैसे भी, अगर वो अनरूली है, अगर वो घटिया है, अगर वो इस तरीके की बात करता है, उड़ा दो, या कम से अपने गेस्ट से मत मिलने दो, अलग से रूम में बंद रखो। मतलब ज़बरदस्ती है कि अपने गेस्ट को बुला करके जिसकी भी बेइज्जती करानी है, फिर बोलो कि ये तो मेरा पैरट है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ऑफ कोर्स यू हैव कंट्रोल, और यू आर सपोज टू मेंटेन कंट्रोल। इफ यू फाइंड गोल्ड ऑन गवर्नमेंट लैंड यू कैन कीप इट। वैसे तो ये अनट्रू है, आप नहीं रख सकते। द ट्रेजरी ट्रॉव एक्ट सेज यू मस्ट रिपोर्ट इट। ऑफ कोर्स यू मस्ट रिपोर्ट इट। सी ऑफ कोर्स यू मस्ट रिपोर्ट इट। देखिए, अगर कोई भी बड़ी अमाउंट होती है ना, या गोल्ड है या कोई इस टाइप की चीज़, यू मस्ट रिपोर्ट इट। जैसे जो वो ज़मीन से उठाने वाला भी अगर 10-20 रुपए हैं, मान लीजिए करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, यू मस्ट रिपोर्ट इट एज अ गुड सिटीजन। अब कोई नहीं देख रहा तो कोई नहीं देख रहा है, अगर सीसीटीवी नहीं है, सी यू विल हैव टू रिपोर्ट इट। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। if there is gold or some precious material or some bomb or some unidentified material, you have to report it. Last है, it's illegal to kiss in public. It's not illegal.
Section 294 of IPC defines obscenity. Obscenity is not kissing. Okay. इसमें भी लिखा है PDA is not banned per se. Courts have repeatedly said a peck is not obscene unless it causes public nuisance. That is what I'm saying. यही मैं एक्चुअली बोलने की कोशिश कर रहा था. न्यूसेंस होनी उसमें ज़रूरी है. एक्चुअली nuisance is something which causes annoyance or a sense of disgust or a sense of repulsion, and it shocks the conscience of the people who are around. Like suppose मतलब kissing can also lead you into jail and it can lead to an arrest. For example, आप एक प्रॉपर पार्टी में हैं जहाँ पे VIPs हैं. पार्टी इन द सेंस दैट नॉट लेट अस से नॉट अ पार्टी, लेट अस से एक प्रोफेसर आपको एक क्लासरूम में लेक्चर दे रहे हैं, उसके बीच में यू स्टार्ट किसिंग. दैट इज़ अ हाईली इनअप्रोप्रिएट प्लेस टू डू दैट. देन यू शुड बी जेल्ड. Okay, it will fall under nuisance and maybe something else, some other sections also. But let us say एक पार्क में हैं आप जहाँ पे लड़का लड़की करते ही हैं किसिंग. लोधी गार्डन, सारे दिल्ली के पार्क्स, लोधी गार्डन है अपना, मरीन ड्राइव. आज उन्हीं से कमेंट्स आएंगे सारे. मरीन ड्राइव जहाँ पे कोई तो हमारी बात कर रहा है. हमारी सपोर्ट में कोई तो है. आई एम सेइंग मरीन ड्राइव. वहाँ पे पैर रखने की जगह मिलनी मुश्किल हो जाती है. इफ़ यू गो इन द इवनिंग, सैटरडे संडे, आई हैव स्पेंट 5 years देयर ऑन मरीन ड्राइव. तो वहाँ पे लड़का लड़की लगे हुए हैं. वहाँ पे जहाँ पे कल्चर ये है एंड सामने सी है, तो अगर सामने समुद्र है और कोई आपको देख नहीं रहा है एक्सेप्ट पीपल हु आर डूइंग द सेम थिंग, जो यहाँ पे कपल है वो भी देख रहा है आपको, यहाँ कपल है वो देख रहा है, लेकिन आगे से कोई नहीं देख रहा, और लोग जो बुजुर्ग टाइप के लोग हैं वो नहीं देख रहे हैं अगर, तो इट इज़ फाइन. और अगर शिवसेना वाले नहीं देख रहे तो इट इज़ फाइन विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट टू देम. मतलब ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट इंडियन कल्चर एंड मेरे हिसाब से इट कैन बी अवॉइडेड. मतलब इतना अगर प्रेम है तो कहीं थोड़ा सा प्राइवेटली जाके कर सकते हैं, बट अगर पब्लिकली बट यस इस ऐसी चीज़ में अरेस्ट वगैरह नहीं होगी अगर आप अप्रोप्रिएट प्लेस में कर रहे हैं तो. बट उसमें न्यूसेंस मतलब ऑब्सीनिटी में सपोज यू आर डिसरोब्ड, यू हैव रिमूव्ड योर क्लोथ्स एंड डूइंग दैट काइंड ऑफ स्टफ व्हिच शॉक्स द कॉन्शियंस ऑफ सोसाइटी. और सपोज आप दिल्ली मेट्रो में कर रहे हैं, भीड़ है वहाँ पे सब तरीके के लोग हैं दिल्ली मेट्रो की. हाँ, तो वहाँ पे सी दिस इज ऑब्सीन. ठीक है. गॉट इट. बट बहुत मज़ा आया सर आपके साथ बात करके. आई हैड अ अमेजिंग टाइम. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग सो मच ऑफ इनसाइट्स ऑन ऑल द लॉज. थैंक्स अ लॉट. आई थिंक ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आएगा ये पढ़ के कि भाई उनके जो हक की बातें हैं, जो राइट्स ऐसे हैं जो उनको सबको पता होनी चाहिए, ये वो एपिसोड हमने सोचा आपके साथ करेंगे. एंड यू हैव डन अमेजिंग कि आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर की. थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम.